अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। लिसनर, आज मैं आपको मलिक सफदर हैत की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ जिसका उन्वान है कानून चिकन। तो आइए सुनते हैं। आज मैं आपको अपनी पेशेवराना ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरे दिमाग की चूलें हिला कर रख दी थीं। इस केस की कड़वी, कसीली और जहरीली यादें एक तवील अरसे तक किसी आसेब की मानिंद मेरी सोच की हमरकाब रही थीं। वो माह फरवरी का आगाज़ था और सपहर तेज़ी से शाम की जानिब बढ़ रही थी। मैं थाने में बैठा रोज़मर्रा के अमूर निपटा रहा था कि एक कांस्टेबल ने आकर मुझे बताया, मलिक साहब, एक जोड़ा आपसे फरियाद करने आया है। इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला गुजरानवाला की तहसील हाफिज़ाबाद के एक दूर दराज इलाके जलालपुर भटिया के थाने में थी और मुझे यहाँ आए हुए अभी 4 माह ही हुए थे। अहमद अली, मैंने कांस्टेबल की इतला के जवाब में सवाल किया, तुम हंसों के जोड़े की बात कर रहे हो या फिर कबूतरों के जोड़े की? नहीं मलिक साहब, मैं तो इंसानों के जोड़े की बात कर रहा हूँ। वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला, एक मर्द और एक औरत, वो दोनों मियाँ बीवी हैं। डाकुओं ने इन्हें लूट लिया है, इसीलिए वो आपके पास आए हैं। मेरा मतलब है कि थाने में इस वारदात की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। ठीक है, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तो भेजो इन्हें अंदर। ओके सर, कांस्टेबल अहमद अली ने फर्माबरदारी से कहा। और हाँ, वो दरवाजे तक पहुंचा तो मैंने इजाफा कर दिया, चमन शाह से भी कहो कि मेरे पास आ जाए। अहमद अली इस बात में गर्दन हिलाकर कमरे से निकल गया। हवलदार चमन शाह इस थाने में सबसे सीनियर था और एक फर्शनास पुलिस ऑफिसर भी। मैं चूँकि यहाँ नया था, इसलिए वो गाहे बगाहे मुझे इस थाने और इसकी हुदूद के हवाले से मालूमात फराहम करता रहता था। दोनों फरियादी और चमन शाह आगे पीछे मेरे कमरे में दाखिल हुए। हवलदार मुझे सलाम करके एक कुर्सी पर बैठ गया। मैंने इन मियाँ बीवी को बैठने के लिए कहा तो वो मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद बैठ गए। मैं गहरी नज़र से इनका जायज़ा लेने लगा। मर्द की उम्र 40 के आसपास थी। वो गंदमी रंगत वाला एक दराज कामत शख्स था। उसने साफ सुथरे शलवार कमीज पर गर्म स्वेटर और उसके ऊपर कोट पहन रखा था। पाँव में बंद जूते थे। वो अपने हुलिये और लिबास से आसूदा हाल नजर आता था। इसकी बीवी एक मयान अक्कद और गोरी चिट्टी औरत थी। इसने सियाह बुर्का पहन रखा था, ताहम इसका नकाब उठा हुआ था। वो एक खुश अकल और पुरकशिश औरत थी। इनके पास एक दरमियानी साइज का अटैची केस भी था, जिसमें यकीनन उन्होंने अपने कपड़े और ज़रूरियात का दीगर सामान भर रखा होगा। बाद अज़ां मुझे इनके नाम दाऊद और नसीम उर्फ छीमा मालूम हुए। मैंने 1 मिनट से भी कम वक्त में इनका ज़ाहिरी मुआयना कर लिया और फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे बताओ, तुम लोगों के साथ क्या वाक़या पेश आया है? थानेदार साहब, मेरा नाम दाऊद है और ये मेरी बीवी नसीम है। वो अपना तारुफ कराते हुए बोला, हमारा ताल्लुक़ गुजरानवाला शहर के इलाके बागबानपुरा से है। वहाँ पर मेरा पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का एक कारखाना है। दादा के ज़माने में हम लोग जलालपुर भटिया के एक गांव कोट गाजी कला में रहते थे। इस गांव में हमारी 10 एकड़ आबाई ज़रई अराजी है। दादा के इंतकाल के बाद वालिद साहब हमें लेकर गुजरानवाला चले गए थे, मगर उन्होंने अपनी ज़मीन को फ़रोख्त नहीं किया, बल्कि इसे हयात मोहम्मद उर्फ बाबा हयाता नामी मज़ारे के हवाले कर दिया था। जब तक वालिद साहब जिंदा थे तो वो साल में एक चक्कर कोट गाजी कला का ज़रूर लगा लिया करते थे, ताकि मज़ारे से फसल वगैरह का हिसाब कर सकें। वालिद साहब की वफ़ात के बाद ये काम मैंने अपने ज़िम्मे ले रखा है और आज भी मैं इसी मकसद से इस तरफ आया था, लेकिन कोट गाजी कला पहुंचने से पहले ही हमें एक हादसा पेश आ गया। वो अपनी बात को नामुकम्मल छोड़कर मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे तकने लगा। मेरी निगाह मुसलसल इसी पर जमी हुई थी। मैंने मोतदिल अंदाज में इस्तफसार किया, मैं इस हादसे की तफसील जानना चाहता हूँ। आज से पहले तो मैं अकेला ही इस तरफ आया करता था। वो अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, सुबह जब मैं घर से निकलने की तैयारी कर रहा था तो छीमा ने जिद की कि वो भी मेरे साथ आबाई गांव कोट गाजी कलां जाएगी, सो मैं इसे भी ले आया। जब हम जलालपुर भटिया के अड्डे पर बस से उतरे तो कोट गाजी कलां जाने वाला आखिरी टांगा कुछ देर पहले ही वहां से निकला था। इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। जलालपुर भटिया से कोट गाजी कलां
कम व बेश 7 मील है और इस तरफ जाने वाला टांगा असर के फौरन बाद निकल जाता है ताकि अंधेरा होने से पहले वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। मैंने किते कलामी करते हुए कहा, क्या इतनी अहम बात तुम्हारे जहन में नहीं थी? ये सारा हिसाब मेरे जहन में था जनाब, और मैं हमेशा जोहर के आसपास यहाँ पहुंच जाया करता था। वो रसान भरे लहजे में वजाहत करते हुए बोला, लेकिन आज का दिन पहले से बहुत मुख्तलिफ साबित हुआ है। हम हस्बे मामूल मुकर्ररा वक्त पर बस में बैठ गए थे। गुजरानवाला से हाफिजाबाद और फतेहपुर तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब हमारी बस आगे बढ़ी तो नौरोजपुर के करीब खराब हो गई। नौरोजपुर फतेहपुर और रसूलपुर तारड़ के दरमियान वाक़े है, यानी इस वक्त हम जलालपुर भटियां से लगभग 7 मील पीछे थे। इतना ज़्यादा फासला पैदल चलकर तय नहीं किया जा सकता था, लिहाजा हम बस के ठीक होने का इंतज़ार करते रहे। ड्राइवर और कंडक्टर की मुश्तरका कोशिश और मेहनत के बावजूद भी इस काम में 2-2.5 घंटे लग गए। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस खारिज की और फिर कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त तक कोट गाजी कलां जाने वाला आखिरी टांगा रवाना हो चुका था। हम इसी शशोपंज में थे कि शब बसरी का क्या बंदोबस्त किया जाए। पहले तो मैं जब भी इस तरफ आता था तो एक रात अपने मज़ारे के घर में ठहर कर अगली सुबह वापस चला जाता था, लेकिन आज सूरत हाल मुश्किल और परेशान कुन थी। मैं अपनी इस मुश्किल को हल करने के लिए सोच ही रहा था कि 2 घुड़सवार एक तरफ से आए और उन्होंने हमें घेर लिया। वो दोनों मुसल्लह थे और अपने हुलिये से वो डाकू और लुटेरे ही दिखाई देते थे। उन्होंने अपनी बंदूकों के बल पर हमें लूट लिया। वो बोलते बोलते अचानक रुका तो मैंने पूछ लिया, वो तुम्हारा क्या लेके गए हैं? मेरे पास 1,500 रुपया था जनाब, जो मैंने इस बक्से के अंदर कपड़ों की तहों में छुपा रखा था। वो अपने अटैची केस की जानिब इशारा करते हुए दुखी लहजे में बोला। इन कमीनों ने बड़ी बेदर्दी से इस बक्से की तलाशी ली और मेरी रकम को अपने कब्जे में कर लिया। इसके अलावा इसने एक अफसरदा सांस खारिज की और फिर अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, छीमा के तलाई जेवरात भी उन्होंने बज़ोरे बंदूक उतरवा लिए, जिनमें 4 तलाई चूड़ियाँ, झुमके, गले का हार और 2 अंगूठियाँ शामिल हैं। इंसान के लिए इसकी जान सबसे कीमती होती है थानेदार साहब, सो हमने खुद को बचाकर बाकी सब कुछ उनके हवाले कर दिया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं दाऊद, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। वो जो कोई भी हैं, मैं इन्हें बहुत जल्द अपनी हिरासत में ले लूँगा। तो मुझे इनके कद काट और हुलिये वगैरह के बारे में तफसीलन बताओ। आइंदा 5 मिनट में दाऊद ने मज़कूरा दोनों डाकुओं के हवाले से जो वजाहत की, इसे देखकर यही लगा जैसे वो इनसे कई बार मिल चुका हो। मैंने एक बात ख़ास तौर से महसूस की कि इस दौरान में हवलदार के चेहरे पर कई एक रंग आकर गुजर गए थे, जिनमें शनासाई का रंग सबसे नुमायां था। मुझे ये समझते हुए किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि चमन शाह इन डाकुओं को पहचान चुका था। कुछ जहन में आ रहा है कि शाह जी? मैंने हवलदार की तरफ देखते हुए सवाल किया। मैं 101% वसूख के साथ कह सकता हूँ जनाब कि वो माखा और राजा डाकुओं के गिरोह के लोग थे। चमन शाह ने सरसराती हुई आवाज़ में जवाब दिया। इन सबका सरगुना काना जुम्मा है मलिक साहब। काना जुम्मा? दाऊद ने इस्तिरारी लहजे में कहा। ये नाम इन दोनों में से एक डाकू ने भी लिया था थानेदार साहब। जमालदीन उर्फ काना जुम्मा एक नामी गिरामी डाकू था जो अपने गिरोह के साथ वारदातें किया करता था। काना जुम्मा के लिए मैं माजी का सीगा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो बदनाम ज़माना डाकू इस वक्त मेरी हिरासत में था। काना जुम्मा की गिरफ्तारी के लिए मुझे वाक़ियतन पापड़ बेलना पड़े थे। इस थाने में तैनाती के बाद ये मेरा एक बड़ा कारनामा था। आज 4 फरवरी की तारीख थी। मैंने काना जुम्मा को गुज़िश्ता रोज़ यानी कि 3 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वो ज़ेरे तफ्तीश था। 1-2 रोज़ में मैं उसके खिलाफ मुकदमा तैयार करके उसे अदालत में पेश करने वाला था। थानेदार साहब, ये काना जुम्मा कौन है? दाऊद ने उलझनज़दा लहजे में मुझसे पूछा। इसके बंदों ने हमें क्यों लूटा है? आखिर हमने इनका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो काना जुम्मा का नाम इससे पहले कभी नहीं सुना। काना जुम्मा का असल नाम जमालदीन है। वो एक आंख से काना है, इसीलिए इसे काना जुम्मा कहा जाता है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। काना जुम्मा एक बहुत ही खतरनाक डाकू है और इस गिरोह की आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं। डाकुओं का तो काम ही होता है लूट मार और डकैती करना,
वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए दोस्त और दुश्मन के फर्क के चक्कर में नहीं पड़ते। बाहर कैफ मैंने काना जुम्मा की मुजरिमाना सरगर्मियों के आगे बंद बांध दिया है। इस वक्त वो मेरी तहवील में है। मैं इसके साथियों को भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लूंगा। ये तो आपने खुशी की खबर सुनाई है थानेदार साहब। दाऊद का चेहरा खिल उठा। जिन 2 डाकुओं ने हमें लूटा है, अगर वो आपके हत्थे चढ़ गए तो मेरे पैसे और छीमा के तलाई जेवरात भी बरामद हो जाएंगे। इंशाअल्लाह, जरूर, मैंने पूरे तयक्कुन के साथ कहा। वैसे मैं तुम्हारी याददाश्त की दाद देता हूँ दाऊद। उसका चेहरा लम्हे भर के लिए मुतगय्यर हुआ। फिर उसने उलझनज़दा लहजे में पूछा, वो किस लिए थानेदार साहब? जब माखा और राजू तुम दोनों को लूट रहे थे तो तुम यकीनन हद से ज्यादा घबरा गए होगे। मैंने दाऊद की आंखों में देखते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, इसके बावजूद भी तुमने उनका कद काट हुलिया और दीगर तफसीलात को ऐसे याद रखा जैसे तुम इन्हें काफी अरसे से जानते हो। वो बात दरअसल यह है थानेदार साहब, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, ये सच है कि मेरा हाफजा बहुत मजबूत है और मैं आज पहली मर्तबा आपसे मिला हूँ। अगर 10 साल के बाद भी हमारी दूसरी मुलाकात होगी तो मैं देखते ही ना सिर्फ आपको पहचान लूंगा बल्कि ये भी बता दूंगा कि आपका वजन और कद कितना है और इन 10 सालों में आपके अंदर क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। मेरे तमाम जानने वाले मेरी इस सलाहियत की बहुत तारीफ करते हैं। दाऊद बिल्कुल ठीक कह रहा है थानेदार साहब। इसकी बीवी नसीम उर्फ छीमा ने तस्दीकी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, सबको इस बात पर हैरत होती है कि किसी इंसान का दिमाग इस कदर तेज भी हो सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद में रूह के बाद सबसे ज्यादा हैरत अंगेज शय उसके दिमाग को बनाया है बीबी। मैंने नसीम की बात के जवाब में कहा, इसीलिए इस अहम उज़ू की हिफाजत के लिए इसे खोपड़ी जैसे मजबूत किले के अंदर रखा गया है। बस अल्लाह अपने जिस बंदे पर मेहरबान होता है इसे आम लोगों से ज्यादा ज़हनी सलाहियत अता कर देता है और इस लिहाज से तुम्हारा खामिन दाऊद बड़ा किस्मत वाला है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब। वो जल्दी से बोली, दाऊद वाकई बहुत अच्छा इंसान है। हमारी शादी को 16 साल हो गए हैं। हम एक बेऔलाद जोड़ा हैं। दाऊद की जगह अगर कोई और मर्द होता तो वो कब का दूसरी शादी कर चुका होता, लेकिन दाऊद ने कभी इस बारे में सोचा नहीं। मैंने कई बार इससे कहा भी कि औलाद की ख्वाहिश हर इंसान को होती है। अगर तुम राजी हो जाओ तो मैं खुद तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी, मगर ये किसी भी सूरत में दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होता। बस इसकी जबान पर हर सवाल का एक ही जवाब है, छीमा, अगर मेरी किस्मत में औलाद है तो सोना रब तुम ही से मुझे औलाद दे देगा। तुम तो वाकई नसीब वाली हो बीबी, जो तुम्हें इतना वफादार और साबिर और शाकिर खामिन मिला है। मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, सारी जिंदगी इसकी कदर करना। जी जरूर, वो इस बात में कतन हिलाते हुए बोली। फिर हिचकिचाहट आमेज लहजे में इजाफा कर दिया, थानेदार साहब, क्या आपने वाकई काना जुम्मा को गिरफ्तार कर लिया है? हाँ बिल्कुल, वो इस वक्त मेरे थाने की हवालात में बंद है। मैंने मोतदिल अंदाज में जवाब दिया, क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया? ऐसा नहीं है जी, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोली। मैं पूछे बिना न रह सका, फिर कैसा है? वो बात दरअसल यह है थानेदार साहब, वो हिचकिचाहट आमेज अंदाज में बोली, मैंने डाकुओं के बहुत से किस्से और कहानियां सुन रखी हैं, लेकिन आज पहली बार हकीकी डाकुओं से वास्ता पड़ा है। जब वो दोनों बदबख्त हमें बंदूक दिखाकर लूट रहे थे तो मेरी अकल गुम हो गई थी। मैं इन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे सकी। हालांकि मेरी ये शदीद ख्वाहिश रही है कि कभी किसी डाकू को रूबरू देखूं। क्या आप मुझे? लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, क्या आप मुझे काना जुम्मा को देखने का मौका दे सकते हैं? छीमा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दाऊद ने इसे झिड़का। काना जुम्मा कोई हीरो नहीं जो तुम्हें इसे देखने का शौक चढ़ा है। वो तो एक खतरनाक डाकू है। पता नहीं उसने कितने बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतारा होगा। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, थानेदार साहब, छीमा की बात पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये पागल तो ऐसी ही उल्टी सीधी बोलती रहती है। दाऊद, तुम्हारी घरवाली की फरमाइश पूरी करने में मुझे कोई कबाहत नजर नहीं आती। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, काना जुम्मा मेरी तहवील में है। मैं किसी भी वक्त छीमा को उसका दीदार करा सकता हूँ, लेकिन इससे पहले एक और मसले को हल करना जरूरी है। कौन सा मसला थानेदार साहब? दाऊद ने चौंके हुए लहजे में पूछा। इस मसले का ताल्लुक तुम दोनों मियाँ बीवी से है। मैंने कहा,
इस वक्त शाम हो रही है। इस वक्त वापस गुजरानवाला जाने के लिए तुम लोगों को कोई बस या वैगन नहीं मिलेगी और कोट गाजी कला की तरफ जाने वाला आखिरी टांगा तुम मिस कर चुके हो। अगर मेरे पास कोई मुतबादिल इंतजाम होता तो मैं तुम्हें कोट गाजी कला जरूर पहुंचवा देता। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। वो सर को अस्पाती चुम्बिश देते हुए गहरी संजीदगी से बोला, मसला हमारी रात गुजारने का है और हम इस इलाके में यानी कि यहाँ आसपास किसी को नहीं जानते। उसने उलझन ज़दा अंदाज में तवक्कुफ किया और फिर कहा, थानेदार साहब क्या आप हमसे थोड़ा सा ताउन कर सकते हैं? हाँ बोलो, मैंने पूछा। तुम मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हो? अगर आज की रात गुजारने के लिए हमें आपके थाने में थोड़ी सी जगह मिल जाए तो ये आपका हम पर बहुत एहसान होगा। वो मिन्नतरेज लहजे में बोला, हम सूरज उगते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हम सीधे साधे अमन पसंद लोग हैं। आपको हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी जनाब। थाने में बाहर के किसी बंदे का रात भर के लिए रुक जाना कोई नई या छंपे की बात नहीं थी और ये जोड़ा तो मुसीबत ज़दा था। काना चुम्मा के गिरोह के 2 डाकुओं ने इनकी सारी रकम और तलाई जेवरात लूट लिए थे। सच्ची बात तो यह है कि इनके पास कहीं जाने के लिए किराया भी नहीं बचा था। फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दाऊद, मैंने तसल्लियामेज़ अंदाज में कहा। तुम मियाँ बीवी को बाकायदा मंजी बिस्तरा मिलेगा। इसके अलावा रात का खाना और सुबह का नाश्ता भी फराहम किया जाएगा। तुम इत्मीनान से थाने में रात गुजार सकते हो। समझ लो कि आज की रात तुम मियाँ बीवी हमारे मेहमान हो। बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, दाऊद ने तशक्कुराना अंदाज में कहा। शुक्र है आपने हमारे लिए सरकारी मेहमान के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। सरकारी मेहमान की इस्तिलाह उन खतरनाक मुजरिमों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन्हें तफ्तीश के दौरान में हवालात में बंद रखा जाता है और पूछताछ के लिए इन्हें ट्रायल रूम में ले जाकर खूब खातिरदारी की जाती है। तुम लोग हमारे ज़ाती मेहमान हो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। सरकारी मेहमान तो डाकुओं का सरगुना काना जुम्मा है जो गुज़िश्ता रोज से गाहे बगाहे हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहा है। मैं लम्हे भर के लिए रुका और फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, वैसे तुम लोगों का इरादा क्या है? मेरा मतलब है कि कल सुबह तुम कोट गाजी कला का रुख करोगे या वापस अपने घर गुजरानवाला लौटने का प्रोग्राम है? हम कोट गाजी कला ही जाएंगे थानेदार साहब, दाऊद ने कहा। हमारे साथ जो होना था वो तो हो चुका। हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं इसे पूरा करना भी ज़रूरी है। मैं एक रोज़ अपने मज़ारे बाबा हयाता के पास ज़रूर गुजारूंगा। चीमा पहली मर्तबा गांव देहात की फिजा में आई है, इसे यहाँ के माहौल को भी अच्छी तरह देखना चाहिए। ठीक हो गया, दाऊद के खामोश होने पर मैंने कहा, तुम लोग बाहर जाकर बरामदे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए शब बसरी का माकूल बंदोबस्त करवाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, दाऊद उठकर खड़ा हो गया और उसने अपना बक्सा भी उठा लिया। इसकी तकलीद में छीमा ने भी अपनी जगह छोड़ दी। जब वो लोग बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ पलटे तो मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, कोट गाजी कला से वापसी पर यहाँ आना नहीं भूलना। आज तुम्हारा जो नुकसान हुआ है इसे मैंने अपने जहन में महफूज कर लिया है। मेरी यही कोशिश होगी कि तुम्हारे गुजरानवाला जाने से पहले मैं माखा और राजू को गिरफ्तार कर लूं। वो दोनों खबीस मेरे हत्थे चढ़ गए तो फिर इनके अंदर से डकैती का सारा माल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मेरी नीयत तो यही है, आगे जो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए थानेदार साहब, छीमा ने भराई हुई आवाज में कहा। वैसे हमारा नुकसान कोई मामूली नौयत का नहीं है। अगर आपकी कोशिश से हमारी रकम और जेवरात हमें वापस मिल जाते हैं तो हम आपको इनाम ज़रूर देंगे। छीमा अपने तलाई जेवरात और दाऊद की नकद रकम के बारे में गलत नहीं कह रही थी। उस जमाने के 1500 रुपया आज के 7.5 लाख समझ लें और 60 साल पहले सोना ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये तोला मिल जाता था। नसीम उर्फ छीमा की 4 चूड़ियाँ, 2 अंगूठियाँ, गले का हार और कानों के झुमके, कुल मिलाकर 5 तोले सोने के जेवरात थे। आज इनकी कीमत किसी भी तरह लाखों से कम नहीं थी। आज के हिसाब से इन लोगों का अच्छा खासा नुकसान हो गया था, जो जाहिर है कोई मामूली बात नहीं थी। मैं किसी इनाम के लालच में अपनी पेशावराना खिदमत अंजाम नहीं देता बीबी, मैंने फाशिकाफ अल्फाज में छीमा से कहा। एक थाना इंचार्ज होने के नाते ये सब मेरे फ़राइज़ में शामिल है। आप लोग कानून पर भरोसा रखें और दुआ करें।
میں काना जुम्मा की जबान से माखा और राजू के ठिकाने का पता लगाने में कामयाब हो जाऊं। इसके पास सारी मुश्किलात खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। वो दोनों मेरा शुक्रिया अदा करके कमरे से निकल गए। इनके जाने के बाद मैंने हवलदार चमन शाह से कहा, शाह जी, आप इन मियाँ बीवी के खाने पीने और चरपाई बिस्तर वगैरह का इंतजाम करके मेरे पास आ जाएं। मुझे आपसे चंद ज़रूरी बातें करना है। जो हुक्म मलिक साहब। वो उठकर खड़ा हो गया और पूछा, इन मेहमानों की चारपाइयाँ बरामदे में लगवा दूं या किसी अंदरूनी कमरे में? मेरे ख्याल में अब सर्दी में वो दिसंबर और जनवरी वाली शिद्दत बाकी नहीं रही, इसलिए इनकी शब बसरी के लिए बरामदा ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, अलबत्ता ये ख्याल रखना कि बिस्तर वगैरह गर्म हो। समझ गया मलिक साहब। उसने उस बात में गर्दन हिलाकर मेरे हुक्म की तामील का यकीन दिलाया और कमरे से निकल गया। मैं मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने लगा। चमन शाह की वापसी कमोबेश आधे घंटे के बाद हुई थी। इस दौरान में मैंने नमाज मगरिब अदा कर ली थी। वो मेरे सामने आकर बैठा और मोतदिल अंदाज में कहा, सब हो गया मलिक साहब। इस वक्त वो दोनों खाना खा रहे हैं। इनकी चारपाइयाँ बरामदे के एक कोने में पहलू ब पहलू लगा दी हैं। छीमा पूछ रही थी कि इसे काना जुम्मा की शक्ल कब दिखाएंगे। मैंने कह दिया कि तुम लोग खाना खाने के बाद आराम से सो जाओ, सुबह तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छा किया शाह जी। मैंने सताइशी नज़र से हवलदार की तरफ देखा। आज की रात हमने काना जुम्मा को कड़ी तफ्तीश से गुजारने का प्रोग्राम बनाया था, ताकि कल मैं उसका तफसीली बयान कलमबंद करने के बाद उसके खिलाफ सख्त तरीन चालान तैयार करके इसे अदालत में पेश कर दूं। इसके जैसे खतरनाक मुजरिमों को लंबे अरसे तक हवालात में बंद रखना ठीक नहीं होता, और मौजूदा हालात में तो ये और भी ज़रूरी हो गया है कि मैं जल्दी से जल्द अपना काम निपटाने के बाद इस काने मरदूद को हवालाए अदालत करूं। मौजूदा हालात से आपकी मुराद दाऊद और इसकी बीवी छीमा के साथ पेश आने वाला वाकया है ना? बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है शाह जी। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, काना जुम्मा हमारी कस्टडी में है। ये बात इसके गिरोह के तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इनका सरगुना थाने से अदालत और अदालत से सीधा जेल जाएगा। इसके बावजूद भी उसके दो बंदों माखा और राजू ने हमारे थाने से थोड़े ही फासले पर एक संगीन वारदात की है। ये कोई मामूली बात नहीं। ये वाकया बादी उन नज़र में तो माखा और राजू की हिम्मत और हौसले को जाहिर करता है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा के बारे में सोच रहा हूँ। आपकी बात में वजन है मलिक साहब। चमन शाह गहरी संजीदगी से बोला, मुझे बताएं आप ज़्यादा क्या सोच रहे हैं, ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकूं कि मेरे जहन में जो चल रहा है वो आपकी सोच से किस हद तक मुताबिकत रखता है। मैंने एक गहरी सांस खारिज करने के बाद कहा, हमने बड़ी तगोदोग के बाद काना जुम्मा को गिरफ्तार किया है। इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें जंगल के बीचों बीच दुश्वार गुजार सफ़र करना पड़ा है। फिर बिलाखिर हम इसके खुफिया डेरे तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक गोली काना जुम्मा की टांग में लगी और वह जख्मी हो जाने के बायस बासानी हमारे काबू में आ गया। इसके बाकी साथी हमें जुल देकर फरार होने में कामयाब हो गए। उन्होंने रात की तारीकी का भरपूर फ़ायदा उठाया और हमारी पहुंच से दूर निकल गए। हम काना जुम्मा को गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले आए। हम बहुत मुतमईन थे कि इस गंदे तालाब की सबसे बड़ी मछली हमारे हाथ लग गई है। इसकी ज़बान खुलवाने के बाद हमें दूसरे डाकुओं का सुराग भी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक इस बदबख्त ने अपने साथियों के बारे में कुछ फूट कर ही नहीं दिया। और मैं सांस हमवार करने की गर्ज से रुका और फिर इन अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर दी। और अब माखा और राजू की मज़मूम कार्रवाई से ये ज़ाहिर हो गया है कि काना जुम्मा के गिरोह के बंदे हमारे थाने के गिरदोनवा में मौजूद हैं, और ये कोई इत्मीनान बख्श बात नहीं है शाह जी। काना जुम्मा की ज़बान का ताला कैसे खुलवाना है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मलिक साहब। वो पुरएतमाद लहजे में बोला, आज की रात में इसका खुसूसी इलाज करने वाला हूँ। कल का सूरज तुलू होने से पहले मैं इसके अंदर का तफसीली अहवाल जानने के बाद इसकी रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। इस हवाले से आपको फिक्रमंद होने की कतई ज़रूरत नहीं है। बाकी जहाँ तक काना जुम्मा के गिरोह के लोगों का मामला है, तो उसने पुरसोच अंदाज में तवक्कुफ किया और फिर कहा, इस हवाले से मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ मलिक साहब। इन लोगों की तरफ से
کوئی بھی غیر قانونی اور اوچھی حرکت کی امید رکھی جا سکتی ہے، لہٰذا ہمیں کم از کم آج کی رات پوری طرح چوکنا رہنا ہوگا۔ کل تو آپ کانا جمعہ کو ویسے بھی عدالت میں پیش کر دیں گے۔ اگر کانا جمعہ کے ساتھی قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی حماقت کریں گے تو ہم بھی یہاں کوئی چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے ہوئے۔ میں نے کڑوے مگر پرعزم لہجے میں کہا، میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ایسے کئی واقعات بھگتائے ہیں جب خطرناک مجرموں نے اپنے کسی زیر تفتیش ساتھی کو چھڑانے کے لیے تھانے پر چڑھائی کر دی تھی، اور میں نے ایسے قانون شکن لوگوں کو ہمیشہ ٹف ٹائم دیا ہے۔ ادھر سے اگر ایک اینٹ آئی تو میں نے جواب میں ان پر پتھروں کی بارش کر دی، نتیجتاً انہیں گھٹنے ٹیکتے ہی بنی۔ اگر کانا جمعہ کے آدمیوں نے ایسی کوئی حماقت کی تو انہیں نہ صرف منہ کی کھانا پڑے گی بلکہ وہ سب پوری طرح ہمارے قبضے میں بھی آ جائیں گے۔ لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت کا عملی بندوبست کر لینا چاہیے۔ وجہ فرمایا آپ نے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس سلسلے میں آپ کا کیا حکم ہے ملک صاحب؟ ہم دونوں کے علاوہ ہمارے اسٹاف میں 4 کانسٹیبلز ہیں، میں نے اپنے منصوبے سے حوالدار کو آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ تھانے کے چاروں طرف رات بھر کڑا پہرا دیں۔ وہ سادہ لباس میں تھانے کے باہر تھوڑے فاصلے پر موجود رہیں گے اور اپنے ماحول میں نظر آنے والی کسی بھی غیر معمولی سرگرمی پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے، اور اگر کوئی بندہ بشرط زبردستی تھانے کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو وہ بزور بازو اسے روکنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو گولی چلانے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے سادہ پوش جوان مسلح ہوں گے؟ حوالدار نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ بالکل، میں نے قطعی لہجے میں کہا، اور پھر پوچھا، ہمارے تھانے میں اتنی بندوقیں تو ہیں نا؟ جی ہاں، اس سے زیادہ ہی ہیں، چمن شاہ نے بتایا۔ جو بھی شخص زور زبردستی سے تھانے کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا اس کے بارے میں 2 باتیں وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہیں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ نمبر 1، وہ کوئی شریف النفس انسان نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اس کے پاس کسی بھی نوعیت کا آتشی اسلحہ ضرور ہوگا۔ ایسی صورت میں نے ذرا سا توقف کر کے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر کہا، ایسی صورت میں ہم اپنے اسٹاف کو خالی ہاتھ ان جرائم پیشہ لوگوں کے مد مقابل نہیں لا سکتے، یہ تو اپنی نفری کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ امید ہے کہ تم میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ بالکل سمجھ گیا ملک صاحب، وہ توانا لہجے میں بولا۔ اگر سمجھ گئے ہو تو 4 کانسٹیبلز کو یہاں لے آؤ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اوکے سر کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ آئندہ 15 منٹ کے اندر اندر میں نے ان 4 افراد کو ان کی اسپیشل ڈیوٹی کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا، نصیر احمد، تم تھانے کی دائیں جانب والی دیوار کے نزدیک موجود رہو گے، اور خادم حسین، تمہاری ڈیوٹی بائیں دیوار کے ساتھ ہے۔ احمد علی، تم تھانے کے سامنے والے حصے میں پہرا دو گے، اور احسان اللہ، تم میرے کوارٹر کی عقبی سمت نگرانی کا کام کرو گے۔ سب نے باری باری اسبات میں گردن ہلا کر میرے حکم کی تعمیل کا یقین دلایا۔ میں نے مزید کہا، تم سب سادہ لباس میں اس مہم کو سر انجام دو گے، اور تمہارے پاس بندوقیں بھی ہوں گی۔ رات کی تاریکی میں کوئی ٹیڑھا آدمی ہی غیر قانونی انداز میں تھانے میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتا ہے، اور تم لوگوں نے ایسے ہی لوگوں کو روکنا ہے۔ اگر وہ تمہاری پکار یا للکار کو خاطر میں نہ لائے تو تم اس پر گولی چلانے کے لیے پوری طرح آزاد ہو۔ کوئی سوال؟ میں نے ان 4 کو اس نائٹ مشن کے بارے میں اتنی تفصیل سے بتا دیا تھا کہ کسی نے مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں نے احسان اللہ کو اپنے پاس روک کر باقی 3 کو جانے کے لیے کہہ دیا۔ جب وہ اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے میرے کمرے سے نکل گئے تو میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، شاہ جی، آپ کی ڈیوٹی تھانے کے اندرونی حصے میں ہوگی، اور نظر خاص طور پر کانا جمعہ پر جمی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں، میں نے کہا، کھانا کھانے کے بعد میں عشاء کی نماز ادا کروں گا، اس دوران میں تم حوالاتی کا مزاج حال دریافت کر لو، پھر ہم مل کر اس کا خصوصی انٹرویو کریں گے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ سر کو تفہیمی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ آپ بے فکر ہو کر کوارٹر میں جائیں، میں کانا جمعہ کی زبان کے ٹانکے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ہاں، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا،
तमाम कांस्टेबल से ये भी कह दो कि वो रात का खाना खाने के बाद अपनी मुहिम पर निकलें, क्योंकि रात भर इन्हें चौकन्ना रहकर थाने के बैरूनी माहौल की निगरानी करना है। चारों कांस्टेबल खाना खा चुके हैं मलिक साहब, चमन शाह ने मोतदिल अंदाज में जवाब दिया। सिर्फ मैं और आप ही बचे हैं। अच्छी बात है, मैंने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, फिर एहसानुल्लाह की तरफ देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, तुम भी लिबास तब्दील करके बंदूक के साथ मेरी क्वार्टर में आ जाओ, मैं तुम्हें समझा दूंगा कि कहाँ ड्यूटी करना है। जो हुक्म मलिक साहब, वो जल्दी से बोला। मैं अपने कमरे से निकलकर क्वार्टर की सिमत बढ़ गया, जो थाने के अकबी हिस्से में बना हुआ था। मैंने रात का खाना खाया और इशा की नमाज के लिए खड़ा हो गया। जब मैंने नमाज अदा कर ली तो एक अछूता ख्याल मेरे जहन में उभरा। इस ख्याल का ताल्लुक कोट गाजी कलां के बसनीक मज़ारे हयात मोहम्मद उर्फ बाबा हयाता से था। जब कांस्टेबल एहसानुल्लाह मेरे क्वार्टर पर आया तो मैंने उससे कहा, तुम्हारी साइकिल कहाँ है एहसानुल्लाह? थाने में खड़ी है मलिक साहब, उसने बताया। तुम्हारा मिशन दूसरों से मुख्तलिफ है, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम यूनिफॉर्म पहनकर अपनी साइकिल पर सवार हो और सीधा कोट गाजी कलां रवाना हो जाओ, और अपने साथ बंदूक ले जाने की ज़रूरत नहीं। मगर आपने तो थाने में ये कहा था कि मैं आपके क्वार्टर के अगबी हिस्से की निगरानी करूंगा, उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। हाँ कहा तो था, लेकिन अब मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। क्या तुम्हें मेरे नए प्रोग्राम से कोई तकलीफ है? नहीं मलिक साहब, वो जल्दी से बोला, वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। बस तो फिर तुम ऐसे ही कोट गाजी कलां रवाना हो जाओ, मैंने ताकीदी अंदाज में कहा। तुमने वहां जाकर बाबा हयाता नामी एक मज़ारे से मिलना है और इसे अपने साथ लेकर वापस थाने आना है। अगर कोई सवारी मुहैया ना हो सके तो तुम बाबा हयाता को अपनी साइकिल के कैरियर पर बिठाकर यहाँ लाओगे। तुम सेहतमंद और जवान जहान हो, मुझे यकीन है कि तुम ये काम बासानी कर लोगे। वो तो मैं कर लूँगा जनाब, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला। लेकिन अगर बाबा हयाता ने इतनी रात मेरे साथ आने से इनकार कर दिया तो मैं इससे क्या कहूँगा? तुम्हारे बदन पर सजी हुई पुलिस की वर्दी बाबा हयाता को चू करने देगी और न ही चाह, मैंने एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए कहा। और अगर उसने ज़्यादा ज़बान लाने की कोशिश की तो कह देना कि मैंने इसे थाने बुलाया है, इसे काना जुम्मा और इसके गिरोह के बारे में कुछ पूछताछ करना है। जी मैं समझ गया, वो जल्दी से बोला। समझ गए हो तो फिर मुहिम पर निकल जाओ, मैंने तहकमाना लहजे में कहा, और कोशिश करना कि सबसे पहले पहले तुम बाबा हयाता को लेकर वापस आ जाओ। जी मेरी यही कोशिश होगी, वो फर्माबरदारी से बोला और मुझे सल्यूट करके रुखसत हो गया। मज़ारे हयात मोहम्मद को थाने बुलाने की दो वजूहात थीं। नंबर 1, मौज़ा कोट गाजी कलां दरियाए चनाब के किनारे पर वाक़ था। इस छोटे से गांव और दरियाए चनाब के दरमियान एक घना जंगल था और मैंने इसी जंगल में से काना जुम्मा को गिरफ्तार किया था। इसके गिरोह के तमाम अफराद रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर इधर उधर निकल गए थे। डाकुओं के ठिकाने से नज़दीक तरीन इलाका कोट गाजी कलां ही था। अगलब इम्कान इस बात का था कि इनमें से बेशतर ने इसी गांव में खुफिया पनाह ली होगी। दाऊद के बयान के मुताबिक बाबा हयाता और उसका ख़ानदान साल हर साल से कोट गाजी कलां में रह रहा था। मैं इसीलिए इस मज़ारे से संजीदा गुफ्तगू करने का इरादा रखता था। हो सकता है वो कोई ऐसी राह सुझा दे जो काना जुम्मा के साथियों को छापने में मेरी मदद करे। दूसरी वजह बाबा हयाता के मेहमान थे। दाऊद और उसकी बीवी चीमा बाबा हयाता से मिलने कोट गाजी कलां जाने का इरादा रखते थे, लेकिन काना जुम्मा के गिरोह के 2 अफराद ने इन्हें इस बुरी तरह मूंड डाला था कि वो कहीं के नहीं रहे थे। मैं इन्हें अकेले कोट गाजी कलां नहीं भेजना चाहता था, मुबादा रास्ते में वो किसी और मुसीबत का शिकार हो जाएं। इंसान अपनी तरफ से तो अच्छा ही सोचता है, ये अलग बात है कि बाज़ औक़ात उसके सोचने के अंदाज में कोई कमी या कजी रह जाती है, जिसके नतीजे में अच्छा सोचा हुआ भी हस्बे तवक्को नताइज नहीं ला पाता। इसके बरक्स अक्सर ऐसा भी होता है कि नताइज उम्मीद से कहीं ज़्यादा हासिल हो जाते हैं। ऐसे मौक़े के लिए कहा जाता है, आग लेने गए थे और पैगंबरी मिल गई। बाबा हयाता के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रात बतदरीज अपने निस्फ की जानिब सिरक रही थी। मैं अपने क्वार्टर में बैठा मौजूदा हालात पर गौर व फिक्र कर रहा था। वक्फे वक्फे से मैं बाहर निकलकर गिरदोपेश का जायज़ा भी ले रहा था। मेरे क्वार्टर के अकब में
ताहत देने का तारीकी की चादर ओढ़े खेती खेत थे। इस तरफ मुझे किसी किस्म की हलचल दिखाई दी और न ही कोई गैर मामूली हरकत नजर आई। माहौल पुरसुकून और फजा खामोश थी, लेकिन मेरे अंदर इस तरह फैला हुआ था। आज की पूरी रात मुझे जागकर गुजारना थी। ये रात आम रातों से काफ़ी मुख्तलिफ और सनसनीखेज थी। एक भी लम्हे के लिए आंख लगाना मुमकिन नहीं था। इलाके का सबसे खतरनाक डाकू जमालदीन उर्फ काना जुम्मा मेरे थाने की हवालात में बंद था। जब तक दाऊद और छीमा के लुटने की खबर मुझ तक नहीं पहुंची थी, मैं ज़हनी तौर पर काफ़ी मुतमईन था। लेकिन माखा और राजू की सरगर्मियों ने मुझे रेड अलर्ट कर दिया था। जब किसी भी मुजरिमों के गिरोह के सरदार को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके गुमाश्ते और चेले चांटे अमूमन कोई भी महफूज ठिकाना देखकर रूपोश हो जाते हैं और कुछ अरसे बाद मंजरे आम पर नहीं आते। लेकिन माखा और राजू ने इसके बरक्स रद्द अमल का इजहार किया था। न सिर्फ उन्होंने छुपने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी, बल्कि वो मेरे थाने के इंतहाई नज़दीक राहज़नी की वारदातें भी करते फिर रहे थे। इनकी ये दीदा दिलेरी मेरे लिए किसी कड़े चैलेंज से कम नहीं थी, जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो बदसात और कमीना खसलत जुराइम पेशा लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। थोड़ी देर पहले तक ट्रायल रूम की जानिब से काना जुम्मा के चीखने, चिल्लाने और बिलबिलाने की आवाज़ें बड़े तवातुर से आ रही थीं, लेकिन अब इस तरफ खामोशी छा चुकी थी। इस पुरस्रार सन्नाटे का वाज़े मतलब यही था कि चमन शाह ने हवालाती की ज़बान पर पड़े हुए तमाम कुफल खोल डाले थे और उसे किसी रिकॉर्ड के मानिंद बचने के काबिल बना दिया था। मैं अपने क्वार्टर से निकला और थाने की जानिब बढ़ गया। जब मैं बरामदे से गुजरा तो मैंने दाऊद और छीमा को जागता हुआ पाया। इनकी चारपाइयाँ बरामदे के एक दूर उफ्तादा हिस्से में बिछाई गई थीं और वो दोनों अपनी चारपाइयों पर बैठे बातें कर रहे थे। क्या बात है? मैंने इनके नज़दीक जाकर रसानियत भरे लहजे में पूछा। तुम लोगों को नींद क्यों नहीं आ रही? थानेदार साहब, थाने के अंदरूनी हिस्से से किसी बंदे के रोने धोने की कर्ब में डूबी हुई आवाज़ें मुसलसल आ रही हैं। दाऊद ने सरासीमा लहजे में जवाब दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी इंसान को कुन छुरी से ज़ुबा करने की कोशिश की जा रही हो। इस किस्म की भयानक सूरत हाल में क्या खाक नींद आएगी सरकार? अब तो वो शोर शराबा खत्म हो चुका है, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। तुम चाहो तो आराम से सो सकते हो। वैसे वो था क्या थानेदार साहब? छीमा ने सरासीमा लहजे में दरियाफ्त किया। वो काना जुम्मा की आहो बका थी बीबी, मैंने मोतदिल लहजे में कहा। हवलदार इससे गिरोह के दूसरे लोगों के बारे में पूछताछ कर रहा था और वो काना शैतान अपनी जबान खोलने को तैयार नहीं था, लिहाजा हवलदार को थोड़ी सख्ती करना पड़ी। बस इतनी सी बात है। आप इसे इतनी सी बात कह रहे हैं थानेदार साहब? वो सहमी हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोली। हवलदार की थोड़ी सी सख्ती से अगर किसी मुजरिम का ये हाल हो जाता है, तो जब हवलदार ज़्यादा सख्ती करता होगा तो बेचारा मुजरिम तो अपनी जान ही से हाथ धो बैठता होगा। ऐसी बात नहीं है बीबी, मैंने ठोस अंदाज में कहा। हम सिर्फ खतरनाक मुजरिमों की जबान खुलवाने के लिए ही तफ्तीशी हरबे आजमाते हैं और इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि इन तफ्तीशी मराहिल से गुजारने के दौरान में इनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहक ना हो। ये सब हमारी मजबूरी है, क्योंकि जुराइम पेशा अफराद आप लोगों की तरह सीधे और शरीफ नफ्स नहीं होते कि एक तमाचा खाने के बाद वो अपने जुराइम का एतराफ़ कर लें। बहरहाल अब काना जुम्मा की मातमी आवाज़ आप लोगों का सुकून बर्बाद नहीं करेगी। तुम सोने की कोशिश करो। ठीक है थानेदार साहब, दाऊद ने मुतदिल अंदाज में कहा। आपकी मेहरबानी है जो हमें अपने थाने में रात गुजारने की इजाज़त दे दी। बाकी बातें सुबह होंगी, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और ट्रायल रूम की जानिब बढ़ गया। मुझ पर निगाह पड़ी तो चमन शाह ने कहा, मलिक साहब, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मैं अभी आप ही को बुलाने जा रहा था। इसका मतलब है कि तुमने काने जिन को बोलने के लिए आमादा कर दिया है, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। जी बिल्कुल, ये बचने को तो तैयार है, मगर अपनी मर्जी के मुताबिक, चमन शाह ने बताया। इसका कहना है कि ये अपने गिरोह के आदमियों के ठिकाने के बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसा क्यों जुम्मा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जब वो सब तुम्हारे बंदे हैं तो फिर तुम इनके बारे में क्यों नहीं जानते? क्या तुम हमें इतना ही बेवकूफ़ समझते हो हैं?
थाने दार साहब, वो नकाहत भरी आवाज में बोला, आपके हवलदार ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। अगर मैं अपने गिरोह के लोगों के ठिकाने से वाकिफ होता तो जरूर बता देता। सच्ची बात तो ये कि हमारा सिर्फ एक ही खुफिया ठिकाना था जहां से आपने मुझे गिरफ्तार किया था, और वो भी मेरे जख्मी हो जाने की वजह से, वरना। वो बोलते बोलते अचानक थमा तो मैंने गर्जदार आवाज में इस्तफसार किया, वरना तुम क्या कर लेते काने सुअर? अगर मेरे साथी अंधेरे जंगल में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वो अजीब से तकब्बुराना अंदाज में बोला, टांग में गोली लग जाने की वजह से मैं मजबूर हो गया था, वरना आप मेरी धूल को भी नहीं पा सकते थे। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मैंने नफरत भरी नजर से इसे घूरा और मानदाना लहजे में कहा, यह मत समझना कि मैं तुम्हारी जख्मी टांग का लिहाज करते हुए तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करूंगा। अगर तुमने माखा, राजू और दीगर डाकुओं के पते ठिकाने के बारे में ना बताया तो मुझे मजबूरन तुम्हारी टांग के जख्म पर मिर्चें भरवानी पड़ेंगी, और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया है थानेदार साहब, वो बेजारी से बोला। मैं वाकई नहीं जानता कि मेरे लोग इस वक्त कहाँ छुपे हुए हैं। वो छुपे हुए नहीं, बल्कि बड़ी जुर्रत से थाने के आसपास वारदातें करते फिर रहे हैं। मैंने तंजिया लहजे में कहा। मेरा इशारा माखा और राजू की तरफ है। तुम्हें हवलदार ने बताया होगा कि आज शाम इन दोनों ने 2 मुसाफिरों को लूटा है। वो इनके तलाई जेवरात और नकदी सब ले गए। मुतासिरा मियाँ बीवी के पास कहीं आने जाने का किराया भी नहीं बचा था, और वो बेचारे शाम के बाद जाते भी कहाँ। मैंने इन पर तरस खाकर इन्हें थाने ही में रात गुजारने की इजाज़त दे दी है। वो इस वक्त बरामदे में चारपाइयों पर सो रहे हैं। ये तो आपने बड़ा नेकी का काम किया है थानेदार साहब, उसने कदरे मुतमईन लहजे में कहा। किसी भूले भटके और लुटे पुटे मुसाफिर को पनाह देना तो एक अजीम कारनामा है सरकार। जब आपको ये पता चल चुका है कि माखा और राजू थाने के आसपास ही कहीं मौजूद हैं, तो आप अपने अमले के तमाम लोगों को थाने के गिरदोनवा में फैला दें। इस तरह इन्हें गिरफ्तार करने में आपको आसानी हो जाएगी। काना जुम्मा की बातों से तहकीर झलकती थी। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमा कर सरसराती हुई आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं काना जुम्मा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे किस वक्त क्या करना है। बहरहाल लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक बोझल सांस खारिज की और फिर कहा, मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ, और मेरी तरफ से यह आखिरी मोहलत है। अच्छी तरह सोच लो कि तुमने कानून के साथ ताउन करना है या हठधर्मी का मुजाहिरा करते हुए अपनी मुश्किलात में इजाफा करना है। 1 घंटे के बाद अगर तुमने मेरे सवाल का माकूल जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जख्मी टांग के घाव में पिसी हुई मिर्चें भरवाने में किसी पसो पेश से काम नहीं लूंगा। काना जुम्मा के चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। मुझे उसकी आंखों में भी सरासीम की हिलकोरे लेती नजर आई। मैंने इस पर एक मानदाना निगाह डाली और ट्रायल रूम से निकलकर अपने कमरे में आ गया। 5 मिनट के बाद हवलदार चमन शाह भी मेरे सामने बैठा हुआ था। उसने गंभीर लहजे में पूछा, मलिक साहब, आपको क्या लगता है ये काना दज्जाल हकीकत बयानी से काम ले रहा है या हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? शाहजी, एक बात जहन में रखें कि काना जुम्मा कोई सड़क छाप मामूली गुंडा नहीं है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। वो एक बदनाम जमाना डाकू, लुटेरा, कातिल और जाने क्या क्या है। इस लेवल के मुजरिम बड़े सख्त जान और ढीठ नस्ल के होते हैं, इसलिए वो आसानी से जबान नहीं खोलते। गिरफ्तारी, थाना, कचहरी और जेल इनकी जिंदगी का लाजमी जुज़्व तस्वुर किए जाते हैं। चुनाचे काना जुम्मा के बारे में सरेदस्त कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। अलबत्ता मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली और फिर कहा, अलबत्ता मैं समझता हूँ इसकी टांग के जख्म में मिर्चें भरवाने वाला आइडिया ज़रूर काम करेगा। वो ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और सच्चाई खुद ब खुद उसकी ज़बान से जारी हो जाएगी। यानी 1 घंटे के बाद हम हकाइक तक रसाई हासिल करने वाले हैं? उसने पूछा। बिल्कुल, मैंने अटल लहजे में जवाब दिया। आप इस दौरान में पिसी हुई मिर्चों का इंतजाम कर लें। हम ज़रूरत पड़ने पर टांग के घाव के अलावा इसकी दोनों आंखों में भी मिर्चें भर सकते हैं। इन लम्हात में मेरी आंखों और आवाज़ से सप्पा की टपक रही थी। हवलदार ने इस बात में सर हिलाया और सपाट आवाज़ में बोला, वो इब्ने इब्लीस सही मायनों में ऐसे ही बदतरीन सलूक का मुस्तहिक है। जहाँ तक पिसी हुई मिर्चों का मामला है तो वो तो मेरे पास वाफिर मिकदार में रखी हुई हैं। वेरी गुड,
میں نے توصیفی نظروں سے اسے دیکھا۔ ویسے کانا چما کا آئیڈیا اتنا برا بھی نہیں کہ ہم اسے یکسر نظر انداز کر دیں، چمن شاہ نے کہا۔ کون سا آئیڈیا؟ بے ساختہ میں نے پوچھ لیا۔ وہی ماکھا اور راجو کی تلاش میں اپنے عملے کو سرگرم عمل کرنا، چمن شاہ نے جواب دیا۔ ہم اس آئیڈیا کو قطعی نظر انداز نہیں کر رہے چمن شاہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس وقت ہم دونوں کے علاوہ ہمارے تھانے کا سارا عملہ باہر اسپیشل ڈیوٹی دے رہا ہے، ہمیں 1 گھنٹے تک انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ مرچوں والا طریقہ علاج کانا چما پر ضرور اثر کرے گا، اور اگر میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر واقعتاً کانا چما اپنے آدمیوں کے ٹھکانے اور ان کے میل وقوع کی خبر نہیں رکھتا تو پھر ہمیں مجبوراً ماکھا اور راجو کی تلاش میں قرب و جوار کا علاقہ کھوجنا ہوگا۔ ان دونوں بدماشوں کا ہمارے ہتھے چڑھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے داؤد اور چیما سے وعدہ کیا ہے کہ اس شام انہوں نے جو کچھ بھی کھویا ہے وہ میں انہیں واپس لا کر دوں گا، اور یہ کام اسی وقت ممکن ہوگا اگر ماکھا اور راجو کو ہم چھاپنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حوالدار چند لمحے خاموش رہنے کے بعد تائیدی انداز میں بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب۔ ہمارے درمیان حالت حاضرہ پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ کانسٹیبل احمد علی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے احمد علی کو تھانے کے سامنے والے علاقے میں تعینات کر رکھا تھا۔ وہ وہاں سے تھانے کے گیٹ اور اس کے آس پاس کے حصے پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ کیا ہو گیا احمد علی؟ میں نے کانسٹیبل کو بوکھلاہٹ میں مبتلا دیکھ کر استفسار کیا۔ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کیا تم نے کسی پچھل پیری کو دیکھ لیا ہے؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ وہ دراصل، وہ اپنے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے سے 1 میل دور چھوٹے چودھری رم نواز کے بھوسے کے گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ ایک ہنگامی صورتحال ہے جناب، کیا ہمیں فوراً وہاں پہنچ کر ان کی مدد نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں، میں نے روکھے اور 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ یہ تھانہ ہے، فائر بریگیڈ اسٹیشن نہیں کہ ہم 1 میل دور کسی توڑی کے ذخیرے میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ اس کام کے لیے چودھری رم نواز کے پاس افرادی قوت کی کمی نہیں ہوگی، وہ اپنی رعایا کو آگ بجھانے کے کام پر لگا سکتا ہے۔ ویسے بھی آتش زدگی کے اس واقعے میں کسی انسانی جان کے جانے کا کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے چودھری رم نواز کو اس معاملے سے خود ہی نمٹنا چاہیے۔ اور جہاں تک ہنگامی صورتحال کی بات ہے تو کیا ہم تھانے میں بیٹھے اور تم لوگ باہر ٹھنڈے ٹھار موسم میں خواہ ہی پہرا دے رہے ہو؟ نہیں ملک صاحب، آپ نے ہمیں ایک اہم کام سونپ رکھا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ تو پھر تم اسی اہم کام پر اپنی توجہ مرکوز رکھو، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اگر چودھری رم نواز کے بھوسے کا ڈھیر جل کر راکھ میں تبدیل ہو گیا تو اس کی صحت اور جیب پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر تم لوگوں کی غفلت سے کوئی جرائم پیشہ شخص تھانے کے اندر گھس آیا تو سمجھ لو میری ساری محنت گئی کھو کھاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا گھول کر پلاؤں؟ میں چنگی طرح سمجھ گیا ملک صاحب، وہ معذرت خواہ انداز میں بولا۔ مجھے معاف کر دیں، میں اپنی ڈیوٹی پر واپس جا رہا ہوں۔ شاباش! اتنی ڈانٹ پھٹکار کے بعد میں نے کانسٹیبل احمد علی کے عزائم کو سراہنا ضروری جانا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی احمد علی، تم ایک محنتی اور فرض شناس پولیس اہلکار ہو۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلیوٹ کرنے کے بعد تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ملک صاحب، مجھے تو یہ ماکھا، راجو اور ان کے دیگر ساتھیوں کی چال لگ رہی ہے۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد حوالدار چمن شاہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ لوگ تھانے کے اندرونی معاملات سے ہمارا دھیان ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں کسی مذموم کارروائی کا موقع مل سکے۔ آپ کا کیا خیال ہے جناب؟ شاہ جی، میں بھی آپ ہی کے انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔ وہ لوگ چاہے کچھ بھی کر لیں لیکن ہماری توجہ کا پہلا مرکز صرف اور صرف کانا چما ہی ہے، باقی سب معاملات اس کے بعد۔ میں لمحے بھر کو رکا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے میں نے احمد علی کو کس قسم کا جواب دیا ہے۔ میرے واشگاف الفاظ سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری پہلی ترجیح کیا ہے۔ جی بالکل، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں سمجھ سکتا ہوں ملک صاحب۔ شاید آپ نے کانا چما کے مشورے کی تہ میں جھانکا نہیں شاہ جی۔ تھوڑی وضاحت کر دیں تو مہربانی ہوگی جناب کی،
वो शाइस्ता लहजे में बोला, आपका इशारा किस तरफ है? इसने थोड़ी देर पहले हमें मशवरा दिया था कि जब हमारे पकौल, माखा और राजू थाने के कुर्बो जवार ही में कहीं मौजूद हैं तो फिर हमें अपने अमले के तमाम अफराद को इनकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए आसपास के इलाके में फैला देना चाहिए। मैंने याद दिलाने वाले अंदाज में कहा, यानी इसकी दिली ख्वाहिश है कि इस थाने का सारा अमला बाहर चला जाए ताकि अगर इसके जहन में कोई खतरनाक शैतानी मंसूबा पल रहा है तो इस पर अमल करना आसान हो जाए। ओह, हवलदार बेसाख्ता इज़्तिरारी सांस छोड़ते हुए बोला, इस तरफ तो वाकई मेरा ध्यान भी नहीं गया था। ये काना चाल तो बहुत ही चालबाज और मंसूबा साज मुजरिम है मलिक साहब, लेकिन हम इनकी कोई चाल और कोई मंसूबा फलने नहीं देंगे शाहजी, मैंने चटानी लहजे में कहा। वो तहे दिल से बोला, इंशाल्लाह। हमारे दरमियान संजीदा नोयत की गुफ्तगू चल ही रही थी कि हवलदार ने मुझसे पूछ लिया, मलिक साहब, आपने एहसानुल्लाह का कोट गाजी कलां क्यों भेजा है? अभी तक मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि मैं चमन शाह को अपने प्रोग्राम की इस तब्दीली के बारे में बताता। क्वार्टर से निकलने के बाद तो मैं खाना जुम्मा के साथ मसरूफ हो गया था। थाने की एक जानिब मेरा क्वार्टर है और मैंने पूरी रात जागने का फैसला कर लिया है, इसलिए इस तरफ किसी और की ड्यूटी की ज़रूरत नहीं थी, मैंने हवलदार के सवाल के जवाब में बताया। और एहसानुल्लाह को कोट गाजी कलां भेजने का दूसरा सबब यह है कि हमने काना जुम्मा को इस गांव के नज़दीकी जंगल से गिरफ्तार किया है और इस लुटे पिटे परदेसी जोड़े का मेज़बान बाबा हयाता वहां का पुराना रहने वाला है। मैं इस मज़ारे को थाने बुलाकर थोड़ी तफ्तीश करना चाहता हूँ और इन दोनों मेहमानों को इनके मज़ारे के सुपुर्द करना भी ज़रूरी है। इस वक्त बाहर की जो सूरत हाल है, इसमें दाऊद और छीमा का अकेले कोट गाजी कलां की तरफ जाना ठीक नहीं। वो अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। अब की बार अगर डाकुओं ने उन्हें रास्ते में कहीं घेर लिया तो वो इन्हें क्या देंगे? इन दोनों को खाली पाकर डाकू इन्हें जानी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो तशवीश भरे लहजे में बोला, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप बाबा हयात से किस किस्म की पूछताछ करना चाहते हैं। मुझे शक है कि काना जुम्मा के साथियों में से बास ने कोट गाजी कलां में पनाह ली होगी, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। बाबा हयात तक कई पुश्तों से वहां का वसनीक है। वो डाकुओं के इस गिरोह के बारे में यकीनन गहरी मालूमात रखता होगा और जहां तक आधी रात को इस मज़ारे को थाने बुलाकर तफ्तीश करने का सवाल है तो लमाती तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, इस बारे में मुझे खुद भी कुछ मालूम नहीं है चमन शाह। बस मैं जैसे ही इशा की नमाज से फारिग हुआ मेरे जहन में बाबा हयाता से मुलाकात करने का ख्याल पैदा हुआ। यहाँ थाने में जो हालात चल रहे हैं इनको देखते हुए मैं इस वक्त तक बैरूनी सरगर्मियों का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक मैं इस काने सुअर डाकुओं के सरदार को हवाला अदालत नहीं कर देता। काना जुम्मा एक भारी जिम्मेदारी के तौर पर आपके पेशावराना फराइज का हिस्सा बना हुआ है, हवलदार ने मुतदिल अंदाज में कहा। मैं आपकी मजबूरियों को समझ सकता हूँ मलिक साहब। मुझे कभी उम्मीद है कि बाबा हयाता के अंदर से कुछ ऐसा ज़रूर निकलेगा जो काना जुम्मा के मामले में हमारे लिए सूदमंद साबित होगा, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे जब भी नमाज के दौरान में या नमाज के बाद अचानक कोई ख्याल आया तो वह कभी ड्राएगा नहीं गया। ऐसी सोच का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। आसान अल्फाज में यूं समझ लो कि कुदरत ऐसे इशारों से मेरी मदद कर रही होती है और कबलस वक्त ऐसे मामलात की वजाहत करना मुमकिन नहीं होता। हवलदार ने इस बात में गर्दन हिलाकर मेरी बात को समझ लेने की तस्दीक की, फिर चौंके हुए लहजे में कहा, मलिक साहब, ये आवाज़ कैसी है? मैंने चमन शाह के इस्तफसार पर ध्यान दिया तो मुझे बरामदे की जानिब से ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे कोई बिल्ली या कुत्ता किसी शय को खकोड़ रहा हो। मैंने हवलदार की तरफ देखते हुए कहा, आपने गलत नहीं सुना शाहजी, यह आवाज़ बरामदे की तरफ से आ रही है। इस वक्त आधी रात का अमल था और थाने की चार दीवारी के अंदर मेरे और हवलदार के सिवा और कोई मौजूद नहीं था और हम दोनों मेरे कमरे में बैठे हुए थे। हमारा दीगर स्टाफ यानी 4 कांस्टेबल नसीर अहमद, अहमद अली, खादिम हुसैन और एहसानुल्लाह आज की रात थाने के बाहर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे। मैं जाकर देखता हूँ मलिक साहब, हवलदार उठकर खड़ा होते हुए बोला, कहीं कोई आवारा कुत्ता या बिल्ली किसी खाने वगैरह की तलाश में अंदर न घुस आए हों। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। चमन शाह,
मेरे कमरे से निकल गया और 10 मिनट से भी पहले वापस आ गया और दोबारा मेरे सामने बैठने के बाद एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, हमारे दोनों मेहमान अभी तक जाग रहे हैं मलिक साहब। वो चारपाइयों पर बैठे अपने अटैची केस को खोलकर इसमें कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इनके करीब जाकर दाऊद से पूछा, क्या तुम लोगों को नींद नहीं आ रही? दाऊद ने अटैची केस को बंद करते हुए कहा, जनाब, हम चंद घंटे पहले जिन हालात से गुजरे हैं, इसमें इंसान की भूख, प्यास, नींद, सुकून सब कुछ उड़ जाता है। हमने जहर मार करके थोड़ा खाना तो खा लिया है, मगर बावजूद कोशिश के भी नींद नहीं आ रही। उसने अटैची केस को अपनी बीवी की जानिब बढ़ाने के बाद बात जारी रखते हुए कहा, हम सोने के लिए जैसे ही आंखें बंद करते हैं, वो दोनों घुड़सवार डाकू हमारे सामने आ खड़े होते हैं। वो अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से हमें घूरते हुए अपनी बंदूकें हम पर तान कर गजबनाक लहजे में कहते हैं, सब कुछ निकाल दो। इसके साथ ही हम हड़बड़ा कर आंखें खोल देते हैं। बस पिछले 5-6 घंटे से हम इसी अजियतनाक कैफियत से गुजर रहे हैं जनाब आली, और थोड़ी देर पहले तक तो आप लोगों की तफ्तीश ने भी हमें सोने का मौका नहीं दिया। चीमा ने अटैची केस को वापस चारपाई के नीचे रखते हुए बरहमी भरे लहजे में कहा, कोई भला किसी इंसान पर इतना ज्यादा तशद्दुद भी करता है? थानेदार साहब ने तो हमें बताया था कि काना जुम्मा की जबान खुलवाने के लिए इस पर सख्ती की जा रही है। अगर इस सख्ती से उसकी जान चली जाती तो? हम काना जुम्मा को मौत के घाट उतारने के लिए तफ्तीश नहीं कर रहे बीबी, मैंने बाशिकाफ अल्फाज में नसीम उर्फ छीमा से कहा। उसके अंदर से जो मालूमात खारिज होंगी वो हमें इस गिरोह के दूसरे आदमियों तक पहुंचने में मदद देंगी। और ये मत भूलो कि काना जुम्मा के इन्हीं आदमियों में राजू और माखा भी शामिल हैं। जब तक ये दोनों डाकू हमारे हत्थे नहीं चढ़ेंगे, तुम्हारे तलाई जेवरात और दाऊद की तगड़ी रकम की बाजियाबी मुमकिन नहीं हो सकेगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी, चीमा थूक निकलते हुए बोली। दाऊद ने कहा, ठीक है हवलदार साहब, आप अपना काम जारी रखें, हमें तो बस ये रात यहाँ गुजारना है, कल सुबह हम थाने से रवाना हो जाएंगे। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक अफसरदा सांस खारिज की और फिर कहा, हमारा जो मालो असबाब चला गया, इसके हमें दुख तो बहुत है, लेकिन सोने रब का शुक्र है कि हमारी जान बच गई। सियाने कह गए हैं कि जान है तो जहान है। सियाने गलत नहीं कहते दाऊद, मैंने उससे कहा, अब तुम लोग आराम से सो जाओ और हमें भी अपना काम करने दो। हवलदार ने अपनी बात खत्म करने के बाद मेरी तरफ देखते हुए कहा, मलिक साहब, मैं इन्हें सोने की ताकीद तो कराया हूँ, मगर मुझे लगता नहीं कि वो लोग आज की रात एक पल के लिए भी सो सकेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है शादी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। इसके 2 असबाब हैं मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। जवाब देने से पहले मुझे आपसे एक दरख्वास्त करना है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, ऐसी कौन सी दरख्वास्त है शाजी? चंद लम्हात तक तजब्जुब की कैफियत में मुब्तला रहने के बाद वो गोया हुआ, आप मेरा हद से ज्यादा एहतराम करते हैं, जबकि अमले के दूसरे अफराद के साथ आपका रवैया जुदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुदा न खास्ता इनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। आप अपने नीचे काम करने वाले तमाम अफराद के साथ नरमी और अखलाक का बर्ताव करते हैं, मगर मेरे साथ आपका सलूक इनसे मुख्तलिफ है, जिससे बाज़ औक़ात मुझे शर्मिंदगी सी महसूस होने लगती है। शाहजी, मैंने आपकी उलझन की तह तक रसाई हासिल कर ली है, मैंने चमन शाह के चेहरे पर निगाह जमा कर ठहरे हुए लहजे में कहा, एक इंसान पर हर दूसरे इंसान का एहतराम वाजिब है, और मैं इस नुक्ते को हमेशा जहन में रखता हूँ। जुराइम पेशा और टेढ़े लोगों को डील करते हुए बाज़ औक़ात जारियत और बदअखलाकी ज़रूरी हो जाती है। बाकी आम हालात में मैं किसी से भी मिलते वक्त उसकी इज्जत नफ्स का बहुत ख्याल रखता हूँ। जहाँ तक आपका मामला है शाहजी, लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने हवलदार की आंखों में देखा और फिर इन अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल की, आप सैयदजादे हैं, आपका नस्बनामा कहीं न कहीं पीछे जाकर अहले बैत से जुड़ता है, और मैं सादात का बहुत एहतराम करता हूँ शाहजी, बस इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात नहीं है मलिक साहब, वो अकीदत भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आप बड़े अहम नुक्ते को पकड़ रखा है, मैं इससे ज़्यादा मज़ीद और कुछ नहीं कह सकता। तो फिर इन 2 असबाब के बारे में मुझे कौन बताएगा, जिसका थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था? मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, आपने तो मज़ीद कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया है। मेरा ये मतलब नहीं था मलिक साहब, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। तो फिर बताएं,
میں نے کہا، ان میاں بیوی کے رات بھر نہ سو سکنے کے دو اسباب کون سے ہیں؟ نمبر 1، ان کے ساتھ آج شام میں جو سانحہ پیش آیا ہے وہ داؤد اور چیمہ کے اعصاب کو توڑنے اور ان کے حواس کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ نمبر 2، 1 گھنٹے کی مدت گزر جانے کے بعد بھی اگر کانا جمعہ نے زبان نہ کھولی تو ہم اس کا جو حشر کرنے جا رہے ہیں وہ اسے بے دریغ چیخنے پر مجبور کرنے جا رہا ہے، اور اس مردود کی اذیتناک چیخیں تھانے کی چھت اور در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیں گی، اور کانا جمعہ جس درد بھرے انداز میں چیخے اور چلائے گا وہ سما انہیں کیا خاک سونے دے گا؟ آپ کی بات تو 16 آنے صحیح ہے شاہ جی، میں نے اتفاق آمیز لہجے میں کہا۔ کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے کانا جمعہ کی زبان کا قفل کھولنا ضروری ہے تاکہ میں کل ہی اس کیس کا چالان تیار کر کے اس شیطان کو عدالت میں پیش کر دوں۔ میں نے تو پہلے یہی سوچا تھا کہ کانا جمعہ کو 6 فروری کی صبح حوالہ عدالت کروں گا، مگر شام سے اب تک تھانے کے گرد و نواح میں جو شرانگیز بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ یک چشم ڈاکوؤں کے سردار کو زیادہ عرصے تک کسٹڈی میں نہ رکھا جائے، ورنہ کوئی بھی سنجیدہ پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ ملک صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ گولی کانا جمعہ کی ٹانگ کو گھائل کرتے ہوئے آگے نکل گئی تھی، حوالدار نے معتدل انداز میں کہا۔ اگر یہی گولی اس کی ران کے گوشت کے اندر دھس جاتی تو مجبوراً ہمیں گرفتاری کے بعد اسے اسپتال میں داخل کرانا پڑتا تاکہ آپریشن کر کے گولی کو اس کے بدن سے باہر نکالا جا سکے۔ یہ تو ہم نے خود ہی اس کے زخم کی مرہم پٹی کر کے کام چلا لیا ہے، بصورت دیگر اس کا اسپتال جانا لازمی تھا، اور اس صورت میں تھانے کی بنسبت اس پر ہماری گرفت قدرے کمزور ہوتی۔ آپ کا یہ واقعاتی تجزیہ بالکل درست ہے شاہ جی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اب بھی صورتحال کچھ زیادہ تسلی بخش نہیں ہے۔ اگرچہ وہ منحوس شخص اس وقت حوالات کے اندر بند ہے، لیکن میں تھانے کی بیرونی فضا میں ایک عجیب سی بے کیفی اور بے نام سی ہلچل محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے اس کا مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہوگا ملک صاحب، چمن شاہ نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، اللہ خیر کرے گا، ہم پوری طرح مستعد اور تیار ہیں۔ اگر کچھ ایسا ویسا ہوا بھی تو ہم بآسانی اس ناگہانی افتاد سے نمٹ لیں گے۔ بالکل، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں نے جمال الدین عرف کانا جمعہ کو 1 گھنٹے کی مہلت دی تھی تاکہ وہ زبان کھولنے یا بند رکھنے کے حوالے سے اچھی طرح سوچ کر کوئی مناسب سا فیصلہ کر لے۔ یہ تو طے تھا کہ اگر اس نے مجھ سے تعاون نہ کیا تو میں وعدے کے مطابق اس کی ٹانگ کے زخم میں چلی پاؤڈر بھرنے میں کسی پس و پیش سے کام نہیں لینے والا تھا۔ کانا جمعہ جیسے ناپاک معاشرتی ناسوروں کی جراحی کا مجھے بڑا وسیع تجربہ تھا، اور اس سلسلے میں خاصا بے رحم اور شفاق بھی ثابت ہوا تھا۔ 1 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے کہ حوالدار دوبارہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں رات کے ابتدائی حصے ہی سے ٹک کر اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ حوالدار تھوڑی دیر پہلے تھانے کے اندرونی اور بیرونی حصے میں ایک راؤنڈ لگانے گیا تھا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے استفسار کیا، شاہ جی، باہر کی کیا خبریں ہیں؟ تھانے کے باہر تو مکمل سکون اور سناٹا ہے، اس نے بتایا، البتہ شام والی خنکی نے باقاعدہ ٹھنڈک کی شکل اختیار کر لی ہے۔ فروری کا پورا مہینہ تو ایسا ہی چلے گا شاہ جی، میں نے ایک طویل جمائی لینے کے بعد کہا اور پوچھا، ہمارے مہمانوں کا کیا حال ہے؟ دونوں چپ چاپ اپنی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے ہیں، حوالدار نے جواب دیا۔ وہ واقعی سو چکے ہیں یا ایسے ہی آنکھیں بند کیے نیند کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب کی بار میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا شاہ جی، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ وہ آنکھیں میچ کر بھی لیٹے رہے تو انہیں نیند آنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ بات کے اختتام پر میں نے ایک مرتبہ پھر جمائی لی۔ انہیں نیند آئے گی یا نہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس وقت ایک بھرپور نیند کی اشد ضرورت محسوس کر رہے ہیں، حوالدار نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کوئی کانسٹیبل تو یہاں موجود نہیں، میں خود ہی گرما گرم چائے بنا کر لاتا ہوں، اس سے نیند اور سردی دونوں بھاگ جائیں گی۔ اس کے بعد ہم اپنے خاص الخاص مشن میں مصروف ہو جائیں گے۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، کون سا مشن؟ میں کانا جمعہ کی گھائل ٹانگ میں پسی ہوئی مرچیں بھرنے والے پروگرام کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب۔ آپ نے اسے سوچنے کے لیے 1 گھنٹے کی مہلت دی تھی، یہ وقت پورا ہونے میں چند ہی منٹ باقی ہیں۔ تو آپ کو یقین ہے
کہ وہ خبیث زبان نہیں کھولے گا؟ میں نے سوالیہ نظر سے حوالدار کو دیکھا۔ اس کا امکان تو بہرحال ہے نا؟ ہاں، ایسا ممکن ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، اور ایسا کر کے وہ اپنی تکلیف کو بہت زیادہ بڑھاوا دے گا۔ میں چائے کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں۔ اگر داؤد اور چیمہ مجھے بیدار حالت میں ملے تو انہیں بھی چائے کی دعوت دے دوں گا۔ آخر کو وہ دونوں میاں بیوی ہمارے مہمان ہیں، بھلے ایک ہی رات کے کیوں نہ سہی۔ شاہ جی، آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ ترنت بولا، کیسا آئیڈیا ملک صاحب؟ اگر ہمارے مہمان واقعی جاگ رہے ہوں اور انہیں چائے کی طلب بھی محسوس ہو رہی ہو تو یہ نیک کام قبل اس کے کہ حوالدار چمن شاہ میرے کمرے سے باہر قدم رکھتا، کانسٹیبل خادم حسین بوکھلاہٹ بھرے انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں۔ اس نے مجھے سلوٹ کیا اور حد درجے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، لاش؟ کس کی لاش؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون سی لاش خادم حسین؟ جناب، آپ نے میری ڈیوٹی تھانے کے بائیں جانے والے حصے میں لگائی تھی، وہ سراسیمہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں پوری طرح چوکنا ہو کر وہاں پہرا دے رہا تھا کہ میں نے تھوڑے فاصلے پر کسی کو لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں، ہمارے تھانے کے چاروں طرف دور دور تک کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی مکئی کی فصل اتری ہے اور اب وہ کھیت خالی پڑے ہیں۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ آدھی رات کو اس کھیت میں کون سویا ہوا ہے، اور وہ بھی سردیوں کے موسم میں۔ میں وہاں کافی دیر سے ڈیوٹی دے رہا تھا اور اس سے پہلے میرا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا، لیکن جب میں نے دیکھ لیا تو پھر یہ پتہ لگانا ضروری ہو گیا کہ آخر وہ بندہ ہے کون، اور سردی کی اس ٹھنڈی ٹھار رات میں وہ یوں کھلے آسمان کے نیچے کیوں سو رہا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا تھا، لہذا توقف لازم ٹھہرا تھا۔ اس نے 2-3 گہری سانسیں لیں اور پھر کہا، ملک صاحب، رائفل میرے پاس تھی، اس لیے مجھے ذرا سا بھی ڈر نہیں لگا۔ پھر آپ نے یہ اجازت بھی دے رکھی تھی کہ اگر کوئی مشکوک بندہ تھانے کے آس پاس نظر آئے تو اسے قابو کرنے کے لیے ضرورت پڑنے پر گولی بھی چلائی جا سکتی ہے۔ ان لمحات میں وہ سویا ہوا بندہ مجھے مشکوک ہی لگا تھا، اس لیے میں نے رائفل سونتے بڑی بہادری سے اس کے نزدیک پہنچ کر تہکمانہ لہجے میں پوچھا، کون ہو تم، اور اتنی رات گئی یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سوال کرتے ہوئے میں نے اسے مسلسل اپنی رائفل کے نشانے پر رکھا ہوا تھا تاکہ اگر وہ کوئی چالاکی یا ہوشیاری دکھانے کی کوشش کرے تو میں اس کے بدن کے کسی محفوظ حصے پر فائر کر سکوں۔ لیکن جب میرے کئی بار پکارنے پر بھی اس بندے کے وجود میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی تو میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا۔ تبھی یہ انکشاف ہوا کہ وہ تو مر چکا ہے۔ خادم حسین اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ڈری سہمی نظر سے مجھے تکنے لگا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا تم نے اس مردہ شخص کا چہرہ دیکھا ہے؟ جی ملک صاحب، وہ سر کو اسباتی چنبش دیتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں بولا، دیکھا ہے۔ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ نہیں جناب، میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ جی، آپ خادم حسین کے ساتھ جا کر ذرا اس لاش کا ابتدائی جائزہ لیں تاکہ بنیادی معلومات سامنے آ سکیں۔ وقوع کی باقاعدہ کارروائی سورج اگنے کے بعد روشنی میں کی جائے گی۔ آپ یہاں کے لوگوں کو مجھ سے زیادہ جانتے اور پہچانتے ہیں، اسی لیے میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ عین ممکن ہے کہ آپ اس بندے کی شناخت کر لیں، جس کے بعد ہمارا کام آسان ہو جائے گا، اور ہاں، لالٹین بھی ساتھ لے جائیں۔ اوکے ملک صاحب، میں وقوع کی جانب روانہ ہو رہا ہوں، چمن شاہ نے پرعزم لہجے میں کہا، اور چائے کے لیے معذرت چاہوں گا۔ اب چائے کی ضرورت نہیں رہی شاہ جی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، خادم حسین کی اطلاع نے تو میری نیند اڑا دی ہے۔ چمن شاہ نے معنی خیز انداز میں مجھے دیکھا، پھر خادم حسین کے ہمراہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں ان کے ساتھ تھانے کے گیٹ تک آیا۔ جب وہ میری نظر سے اوجھل ہو کر تاریکی کا حصہ بن گئے تو بھی میں انہی کی سمت دیکھتا رہا، کیونکہ خادم حسین کے ہاتھ میں موجود لالٹین مجھے تا دیر نظر آتی رہی تھی۔ حوالدار چمن شاہ ایک تجربے کار اور قابل بھروسہ پولیس اہلکار تھا۔ اسے پولیس ڈپارٹمنٹ میں خدمات انجام دیتے ہوئے ایک طویل عرصہ ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بتانے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہی کہ ان 4 ماہ میں نے چمن شاہ سے کام کی کئی ایک باتیں سیکھی تھیں۔ میں واپس اپنے کمرے میں جانے کے لیے برآمدے سے گزرا تو لامحالہ میری نگاہ اس مہمان جوڑے کی طرف اٹھ گئی جو وقت کی ستم ظریفی کا شکار ہو کر میرے پاس آئے تھے اور مجبوراً انہیں رات گزارنے کے لیے تھانے کا مہمان بننا پڑا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میرے قدم برآمدے کے اس دور افتادہ کونے کی سمت بڑھ گئے
जहां चमन शाह ने इनके सोने का बंदोबस्त कर रखा था। मैं इनकी चारपाइयों के नजदीक पहुंचा तो मुझे दाऊद के बदन में हरकत सी दिखाई दी। वो चारपाई पर लेटा हुआ जरूर था, मगर अभी तक जाग रहा था। मगर इसकी बीवी नसीम और चीमा बेसुध पड़ी थी। मैं दाऊद की चारपाई के इंतहाई करीब पहुंचा तो मेरी मौजूदगी को महसूस करके वो उठकर बैठ गया। मैंने नर्म लहजे में इस्तफसार किया, लगता है कि तुम्हारी सोने की कोशिश बेकार जा रही है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है थानेदार साहब, वो बेजारी से बोला। आप मेरे लिए भला क्या कर सकेंगे? आपको तो खुद भी नींद नहीं आ रही। हमारी ड्यूटी 8 या 12 घंटे की नहीं होती दाऊद, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और हमें हफ्तेवार छुट्टी भी नहीं मिलती। बस यूं समझ लो कि जब तक थाने में हैं ड्यूटी पर हैं। मगर ऐसी भी क्या ड्यूटी कि इंसान रात में भी ना सो सके? वो उकताए हुए लहजे में बोला। मैं यही देख रहा हूँ कि आसपास का सारा माहौल नींद की चादर ओढ़े सुकून से सो रहा है, मगर आपका थाना मुसलसल जाग रहा है। आपके अमले का आना जाना लगा हुआ है। हम तो अपनी परेशानी को लेकर नहीं सो रहे। कम से कम आप लोग तो आराम से नींद पूरी करें। ऐसा थाना तो मैंने कहीं देखा और नहीं सुना। देखो और सुनोगे भी नहीं दाऊद, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा, क्योंकि मैं थानेदार हूँ जरा बखरी टाइप का, और ये तो तय है कि जैसा थानेदार वैसा ही उसका थाना। बाकी जहाँ तक मेरे अमले की बात है तो लमाती तवक्कुफ करके मैंने कहा, मेरे बयान में मुबालगा आराई भी शामिल थी। वो सब मेरे ही इशारे पर हरकत में हैं। मैंने रात के इब्तिदाई हिस्से में ही अपने होशियार बंदों को इन 2 डाकुओं की तलाश में रवाना कर दिया था, जिन्होंने आज शाम तुम मियाँ बीवी को बंदूकें दिखाकर लूटा था। मुझे उम्मीद है कि वो लोग सुबह तक कोई अच्छी खबर लेकर आएंगे, और इसके बाद ही मैं आप मियाँ बीवी से किया हुआ वादा पूरा कर सकूंगा। दाऊद ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने इन लोगों से कौन सा वादा कर रखा है। वो अजीब से लहजे में बोला, आपने तो कई घंटे पहले अपने अमले के इन बंदों को 2 डाकुओं की तलाश में भेजा था, मगर इसके बाद भी आप लोगों में से कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, और कभी हवालात की जानिब से काना जुम्मा की अजियतनाक चीखें सुनाई देने लगती हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस थाने में हो क्या रहा है। अगरचे हम दोनों धीमे लहजे में बातें कर रहे थे, लेकिन शायद चीमा कच्ची नींद में थी, चुनाचे वो भी उठकर बैठ गई और ख्वाब आलूद नजर से हमें तकने लगी। हो ये रहा है, मैंने दाऊद के सवाल के जवाब में बताया। कुछ देर पहले चौधरी ड्रब नवाज के भूसे के गोदाम में आग लग गई थी, लिहाजा मेरे अमले को फौरन हरकत में आना पड़ा, और अभी अभी ये इत्तला मिली है कि थाने की बाएं जानिब थोड़े फासले पर किसी आदमी की लाश पड़ी हुई है। मैंने हवलदार को एक कांस्टेबल के हमरा उधर ही भेजा है। तुम लोगों के लिए ये सब अजीब हो सकता है, मगर हम लोग इसके आदी हैं। थाने में ये चलता रहता है, दिन हो या रात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वक्त आप थाने में अकेले हैं? दाऊद की बीवी ने मुझसे पूछा। लाश वाली बात पर उन्होंने जरा भी तवज्जो नहीं दी थी। हाँ बिल्कुल, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, और चीमा से पूछा, कोई खास बात? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं जनाब, वो जल्दी से बोली। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया है कि काफी देर से खतरनाक डाकू काना जुम्मा के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही। आपका हवलदार खासा गर्म मिजाज का है। उसने डाकुओं के सरदार की जबान खुलवाने के लिए उस पर बड़ा तशद्दुद किया है, मगर आप इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। आपकी तबीयत में नरमी पाई जाती है, शायद इसीलिए अब वो डाकू सुकून में है। क्या उसने आपकी मतलूबा मालूमात फराहम कर दी हैं? चीमा की बातों में मुझे कहीं भी कोई रब्त ज़ब्त नजर नहीं आया। ऐन मुमकिन है कि बकौले चमन शाह ये इसकी मुंतशिरुल ख्याली का नतीजा हो। परेशानी के आलम में इंसान अपनी गुफ्तगू का फोकस खो बैठता है। बहरहाल मैंने इसके आखिरी सवाल का जवाब देना ज़रूरी न जाना, और एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, चीमा, तुमने शाम में काना जुम्मा को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था, क्या अब भी तुम ऐसा चाहती हो? जी हाँ, वो खुश होते हुए बोली। रात जब मैंने आपके हवलदार से यही बात की तो उसने मुझे टालने वाले अंदाज में कहा था कि मैं चुपचाप सो जाऊं। काना जुम्मा से मेरा मिलना इतना भी ज़रूरी नहीं है। यह मुलाकात कल सुबह भी हो सकती है। हालांकि मुझे किसी डाकू से मुलाकात करने का शौक नहीं है थानेदार साहब। मैं तो बस एक नज़र देखना चाहती हूँ कि ये डाकू लोग कैसे होते हैं। बात के इख्तिताम पर उसने एक हाथ अपनी पेशानी पर मारा। औरतों के बारे में मर्दों का अमूमी ख्याल यही है कि ये मखलूक बहुत ज़्यादा बातूनी होती है। मैं इस ख्याल को एक तरफ रखते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर दाऊद चुपचाप था
تو اس کے مقابلے میں چیما کو باتونی کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میں تمہاری یہ خواہش ابھی پوری کر سکتا ہوں چیما، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ حوالات لے جا کر کانا جمعہ کی ایک جھلک دکھانے کو تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ بولو، منظور ہے؟ چیما نے شک زدہ نظر سے مجھے گھورا۔ وہ میری بات کا کوئی غلط مطلب لے بیٹھی تھی اور اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ آدھی رات کے وقت اگر ایک پولیس والا کسی نامحرم عورت سے کہے کہ اسے اس سے کوئی ضروری کام ہے تو لا محالہ مذکورہ عورت کا دھیان اس پولیس والے کی بد نیتی ہی کی طرف جائے گا۔ آپ کو اس وقت میری بیوی سے کیا کام ہے تھانے دار صاحب؟ داؤد نے قدرے سخت اور محتاط لہجے میں مجھ سے دریافت کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں جیسا تم لوگ سوچ رہے ہو، میں نے ان دونوں کے چہروں کے تاثرات کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد ٹھہرے ہوئے اور سمجھانے والے انداز میں کہا۔ دراصل آپ لوگوں کو نیند نہیں آ رہی اور میرے تھانے میں آج رات کچھ زیادہ ہی مصروفیت ہے جس کی وجہ سے مجھے جاگنا پڑ رہا ہے، اور اتفاق سے اس وقت میرا زیادہ تر اسٹاف تھانے سے باہر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں اگر چیما ہم سب کے لیے چائے بنا دے گی تو سردی اور نیند کا مقابلہ کرنے میں کافی آسانی ہو جائے گی۔ میں نے نیند بھگانے والی ذمہ اپنے لیے لیا ہے، آپ لوگوں کو تو ویسے بھی نیند ہی نہیں آ رہی۔ او تو یہ بات ہے، داؤد ایک گہری اور پرسکون سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ ایسا ویسا کچھ بھی سمجھنے میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے داؤد، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا۔ تم آج شام میں ایک بدترین حادثے کا شکار ہو چکے ہو۔ اس قسم کے پریشان کن حالات میں انسان کا ڈرا سہما ہوا ذہن کچھ بھی سوچ سکتا ہے، اور یہ کچھ بھی زیادہ تر منفی ہی ہوتا ہے۔ تھانے دار صاحب، چیما نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر میں سب کے لیے چائے بنا دوں تو آپ مجھے کانا جمعہ کے پاس لے چلیں گے؟ پکا وعدہ، میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ میں پہلے تمہیں ڈاکوؤں کے سردار کی جھلک دکھاؤں گا، اس کے بعد تم چائے بنانا۔ وہ کسی ننھے بچے کے مانند خوش ہو گئی۔ میں چیما کو اپنے ساتھ لے کر حوالات کی طرف گیا اور اسے کانا جمعہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کانا جمعہ اس وقت حوالات کے فرش پر سکڑا سمٹا آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ میں اگر چاہتا تو اس بدبخت کے لیے گرم بستر کا انتظام کروا سکتا تھا، لیکن جب وہ مجھ سے تعاون کرنے پر آمادہ نہیں تھا تو میں اس کی آسانی اور آرام کے بارے میں کیوں سوچتا؟ وہ کوئی عام، شریف اور سیدھا سادہ انسان تو تھا نہیں جو میں اخلاقی تقاضوں کے دباؤ میں آ کر اپنے رویے میں نرمی بھر دیتا۔ وہ ایک بدنام زمانہ ڈاکو، لٹیرا، قاتل اور جانے کیا کیا تھا۔ اس کے معاملے میں نرمی کا برتاؤ کرنا انصاف کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ ہمارے قدموں کی آہٹ سن کر کانا جمعہ نے آنکھیں کھول دی، گویا وہ سو نہیں رہا تھا۔ ویسے اس وقت وہ جس نوعیت کی صورتحال سے دوچار تھا، اس میں نیند کی آمد ناممکنات کی حد تک مشکل تھی۔ آج کی رات ہم سب جاگ رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس رت جگہ کے لیے ہر کسی کے پاس اپنی اپنی وجوہات تھیں جو دوسرے کی وجہ سے کافی مختلف تھیں، اور بہرحال ان تمام وجوہات کے ڈانڈے کسی نہ کسی طرح اس یک چشم ڈاکو جمال الدین کی ذات کے ساتھ ہی جڑے ہوئے تھے۔ کانا جمعہ نے ایک بھرپور نگاہ چیما پر ڈالی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے بجائے خوشی کے تاثرات تھے، اور اس خوشی کا تعلق شناسائی سے زیادہ حوثناکی سے تھا۔ میں جان چکا تھا کہ وہ عورت کے حصول کی خاطر ڈال ٹپکانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ عورتیں اس بدعمال شخص کی سب سے بڑی کمزوری تھیں، اور چیما صرف عورت ہی نہیں بلکہ ایک گوری چٹی اور حسین و جمیل عورت تھی۔ تم نے ایک بدنام زمانہ ڈاکو کا دیدار کر لیا ہے چیما، میں نے داؤد کی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ اب تم وعدے کے مطابق میرے تھانے کے عملے اور اپنے لیے چائے بناؤ گی۔ تھانے دار صاحب، کانا جمعہ نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، ایک پیالی چائے میرے لیے بھی بنوا دیں سرکار۔ اس رات کی ٹھنڈک اور آپ کے حوالدار کی مار نے میرے بدن کا جوڑ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری کیا حالت ہے۔ اپنی اس حالت کے تم خود ہی ذمہ دار ہو، میں نے درست لہجے میں کہا، اور اس حالت سے باہر نکلنا بھی تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ اگر تم میرے تمام سوالات کے ٹھیک ٹھیک جوابات دے دو تو میں تمہارے معاملے میں کسی حد تک نرمی برتنے کو تیار ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کیسے یقین دلاؤں، وہ بے بسی سے بولا۔ میں اپنے گروہ کے کسی آدمی کے موجودہ ٹھکانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، میں نے دو ٹوک اور شفاف لہجے میں کہا، پھر تمہارے لیے چیما نہیں، حوالدار جمن شاہ چائے بنائے گا،
اور وہ بھی مرچوں والی۔ کانا جمعہ کینہ توز انداز میں مجھے گھور کر رہ گیا۔ میں چھیما کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں دراصل چھیما کو وہ جگہ دکھانا چاہتا تھا جہاں چائے بنانے کا تمام سامان رکھا ہوا تھا، لیکن قبل اس کے کہ میں مطلوبہ مقام تک رسائی حاصل کرتا، کانسٹیبل احسان اللہ بابا حیاتہ کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ ان دونوں نے گرم چادروں کی بکلیں مار رکھی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے چہرے پوری طرح دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ چھیما، تم تھوڑی دیر کے لیے برآمدے میں اپنے خامند کے پاس جا کر بیٹھو، حوالدار جمن شاہ بھی واپس آنے والا ہے، پھر تم سب کے لیے ایک ساتھ چائے بنانا۔ جی ٹھیک ہے، وہ فرما برداری سے بولی اور برآمدے کی جانب بڑھ گئی۔ میں بابا حیاتہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کانسٹیبل احسان اللہ کو میں نے باہر ہی رکنے کو کہہ دیا تھا۔ حیات محمد عرف بابا حیاتہ کی عمر 60 سے زیادہ تھی۔ وہ دبلے پتلے بدن کا مالک ایک عام سا کاشتکار تھا، تاہم اس وقت اس کے چہرے پر عام سے تاثرات نہیں تھے۔ وہ اپنے آدھی رات کو تھانے بلائے جانے پر خاصا خفا اور مقدر دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی مشکل کو آسان کرنے کی غرض سے نرم لہجے میں کہا، بابا حیاتہ، میں اس تکلیف کے لیے تم سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک مجبوری کی خاطر تمہیں اس وقت تھانے بلایا ہے۔ ایسی کیا مجبوری آ پڑی ہے تھانے دار صاحب؟ میرے معذرتی الفاظ نے اس کی کلفت کو زائل کر دیا تھا، اسی لیے اس نے معتدل انداز میں استفسار کیا، آپ کے کانسٹیبل نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کانا جمعہ کے بندوں کے ٹھکانے کے بارے میں مجھ سے پوچھ تاچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مجھے اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ آپ نے اس خطرناک ڈاکو کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن یقین جانیں کہ میں اس کے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں تو ایک سیدھا سادہ اور امن پسند کاشتکار ہوں جناب والا۔ اگر تم کانا جمعہ اور اس کے گروہ کے دیگر افراد کے بارے میں کسی قسم کی معلومات نہیں رکھتے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی بابا حیاتہ۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھوس انداز میں کہا، اس گروہ کے 2 ڈاکوؤں راجو اور ماکھا نے آج شام تمہارے 2 مہمانوں کو بھی لوٹا ہے۔ اور میرے 2 مہمان؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، آپ کن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ بابا حیاتہ کے سنسنی خیز استفسار نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں داؤد اور اس کی بیوی چھیما کی بات کر رہا ہوں۔ داؤد گجران والا کے محلہ باغبان پورہ میں برتن بنانے کا ایک کارخانہ چلاتا ہے اور اس کی 10 ایکڑ زرعی اراضی تمہاری مزاریت میں ہے۔ وہ ہر سال ایک رات کے لیے تمہارے پاس آتا ہے اور اگلی صبح واپس چلا جاتا ہے۔ کل شام بھی وہ اپنی بیوی چھیما کے ساتھ ادھر جلال پور بھٹیاں آیا تھا، مگر اس وقت تک کوٹ غازی کلاں جانے والا آخری ٹانگا نکل چکا تھا، اس لیے وہ دونوں تمہارے پاس نہ پہنچ سکے اور پھر راجو اور ماکھا نے انہیں لوٹ لیا۔ میں نے ازراہ ہمدردی رات گزارنے کے لیے انہیں تھانے میں جگہ دے دی ہے۔ ابھی تم نے جس عورت کو میرے ساتھ دیکھا وہ داؤد کی بیوی چھیما ہے۔ داؤد باہر برآمدے میں ایک چرپائی پر لیٹا یا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، میں نے ایک بندے کو برآمدے میں اور ایک خوبصورت عورت کو آپ کے ساتھ دیکھا ہے، مگر میں ان میاں بیوی کو بالکل نہیں جانتا تھانے دار صاحب، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ بابا حیاتہ کے جواب نے مجھے سر تاپا ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا تو سیدھا سادہ یہی مطلب نکلتا تھا کہ داؤد اور چھیما نے مجھ سے صریحاً غلط بیانی کی تھی، اور یا پھر میرے سامنے بیٹھا ہوا وہ کاشتکار دروغ گوئی کا سہارا لے رہا تھا۔ جب کوئی انسان دانستہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی خاص مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ ان دونوں پارٹیوں میں کون سچا اور کون جھوٹا تھا، اس کا فیصلہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے باہر موجود کانسٹیبل کو آواز دی، احسان اللہ۔ ان لمحات میں میرا ذہن طوفانی رفتار سے مختلف زاویوں پر طبع آزمائی کر رہا تھا۔ کسی بھی نازک معاملے میں سچ اور جھوٹ کے بیچ ایک بہت ہی باریک سی نادیدہ لائن موجود ہوتی ہے۔ اس لائن کے پار دیکھنے والا ہی سچ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سر دست میرے دماغ میں یہی آیا تھا کہ دونوں پارٹیوں کو آمنے سامنے بٹھا کر بات کرنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ یس سر، میری پکار پر کانسٹیبل احسان اللہ نے میرے سامنے حاضر ہونے کے بعد مؤدب لہجے میں کہا، ان دونوں میاں بیوی کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آ جاؤ، ان سے کہنا میں نے ایک ضروری کام سے بلایا ہے۔ اوکے ملک صاحب، وہ مستعدی سے بولا۔ جب وہ میرے کمرے سے نکلنے لگا تو میں نے ایک فوری خیال کے تحت ان الفاظ میں اضافہ کر دیا،
जब तुम इन्हें यहाँ पहुँचा दो तो वापस जाकर इनके अटैची केस को चारपाई के नीचे से निकालकर रिकॉर्ड रूम की अलमारी के अंदर छुपा देना। समझ गया मलिक साहब, कांस्टेबल ने कहा। आपके हुक्म की तामील की जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में मेरा दिमाग छोटी और बज़ाहिर मामूली नजर आने वाली चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहा था। बाबा हयाता के बयान ने मेरी सोच की बिसात को उलट कर रख दिया था। अगर वो बूढ़ा काश्तकार कोई ड्रामा नहीं कर रहा था तो फिर इन मियाँ बीवी की तरफ से मुझे रेड अलर्ट होना था और मैं कुछ ऐसा ही कर भी रहा था। बाबा हयाता, तुम दोबारा गर्म चादर की बुक्कल मार लो ताकि दाऊद और छीमा तुम्हारे चेहरे को देख ना सकें, मैंने ताकीदी अंदाज में कहा। और जब तक मैं ना कहूँ तुमने अपने चेहरे से चादर को हटाना नहीं है। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है ना? मैं समझ गया जनाब, वो फर्माबरदारी से बोला। बात के इख्तिताम पर उसने गर्म चादर की इस तरह बुक्कल मारी कि इसकी नाक और होंठ ही खुले हुए थे या फिर किसी हद तक आंखें। बाकी का तमाम चेहरा इस बुक्कल की महफूज पनाहगाह में चला गया था। आइंदा 2 मिनट में कांस्टेबल दाऊद और छीमा को मेरे कमरे में पहुंचाकर वापस चला गया ताकि आरटीसी केस के हवाले से वो मेरे हुक्म की तामील और अपने काम की तकमील कर सके। थानेदार साहब, आपने हमें किसी जरूरी काम से बुलाया है? दाऊद ने कहा। कहीं आप हम मियाँ बीवी दोनों से चाय बनवाने का इरादा तो नहीं रखते? चाय का मामला बाद में देखेंगे, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। फिलहाल तो मैंने आप लोगों को एक खतरनाक डाकू की शनाख्त के लिए यहाँ बुलाया है। हो सकता है ये इन्हीं 2 डाकुओं में से कोई एक हो जिन्होंने शाम से थोड़ी देर पहले आप दोनों को खतरनाक बंदूकों के निशाने पर रखकर लूट लिया था। आप किस डाकू की बात कर रहे हैं? दाऊद ने सरसराती हुई आवाज में इस्तफसार किया और फिर तेज नजर से बुक्कल पोश बाबा हयाता की तरफ देखा। तुम्हारी नजर का निशाना खता नहीं गया दाऊद, मैंने बदस्तूर उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए ठोस अंदाज में कहा। मैं इसी डाकू की बात कर रहा हूँ। इस बंदे ने तो अपना चेहरा छुपा रखा है, दाऊद ने उलझन सदा लहजे में कहा। मैं इसकी शनाख्त कैसे करूं? माना कि मेरा हाफजा बहुत कवी है, मगर मैं किसी दबीज गर्म चादर के पीछे तो नहीं देख सकता ना थानेदार साहब। मैं तुम्हारी मुश्किल को आसान कर देता हूँ, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। फिर बाबा हयाता की तरफ देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। चाचा, जरा अपना चेहरा खोलकर इन लोगों को दिखाओ। मैंने दानिस्ता बाबा हयाता का नाम नहीं लिया था और इसकी जगह चाचा का लफ्ज इस्तेमाल किया था ताकि अगर इन मियाँ बीवी ने मेरे साथ कोई छल फरेब किया था तो मैं इनकी बदनीयती की तह में उतरकर इनकी असलियत तक रसाई हासिल कर सकूं। थानेदार साहब, ये बंदा तो दुबला पतला और उम्र रसीदा है, जबकि वो दोनों डाकू तो अधेड़ उम्र और हट्टे कट्टे थे। आपने गलत बंदे को पकड़ लिया है। हमें लूटने वालों में ये बुजुर्ग शामिल नहीं था। तुम इस बारे में क्या कहती हो? मैंने सवालिया नजर से छीमा को देखा। दाऊद बिल्कुल ठीक कह रहा है जनाब, वो दाऊद की बात की तस्दीक करते हुए बोली। मतलब ये कि मैंने क्या के बाद दीकरे दाऊद और छीमा की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। ये बंदा राजू है और ना ही माखा, है ना? वो बैक जबान बोले। जी आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर ये शख्स कौन है? मैंने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। क्या तुम इसे जानते हो? हम तो इन चाचा जी को नहीं जानते थानेदार साहब, छीमा बेजारी से बोली। आप ही बताएं कि ये बाबा कौन है और आपने डाकुओं के शुबे में इसे कहां से गिरफ्तार किया है? इस दौरान में कांस्टेबल एहसानुल्लाह अपना काम निपटाकर वापस आ चुका था और मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर ही चाको चौबंद खड़ा था। मैंने इस बुजुर्ग को कहीं से गिरफ्तार नहीं किया। मैंने दाऊद और छीमा को हकाइक से रूशनास कराने की गर्ज से वाशिगाफ अल्फाज में कहा। गिरफ्तार शुदागान मुलजिमों और मुजरिमों को मैं अपने कमरे में कुर्सी पर नहीं बिठाता, बल्कि काना जुम्मा की तरह हवालात में बंद कर देता हूँ। मैंने इसे कोट गाजी कलां से खास तौर पर आधी रात को इसलिए बुलाया है कि तुम्हारी असलियत को मंजर आम पर ला सकूं। और ये महज बाबा नहीं बल्कि हयात मोहम्मद उर्फ बाबा हयाता है। मेरे अल्फाज आसमानी बिजली के मानिंद इन दोनों पर गिरे। इनके चेहरे पहले मुतगय्यर हुए, फिर स्याही माइल हो गए। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इन्हें यूं बेनकाब कर दूंगा, और मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। बाबा हयाता को थाने बुलाने का ख्याल तो खुद ब खुद कुदरत ने मेरे दिमाग में डाला था। मेरा तो इस तरफ मुतलिक ध्यान नहीं किया था। इशा की नमाज के बाद अल्लाह की जानिब से मुझे ये रहनुमाई हासिल हुई थी। इसके बाद ही मैंने कांस्टेबल एहसानुल्लाह को मौजा कोट गाजी कलां की तरफ दौड़ाया था। ये तमाम तर ख्यालात सेकंड के 10वें हिस्से में मेरे दिमाग से गुजर गए। इस दौरान में मैंने इन दोनों को अपनी कड़ी निगाह में रखा हुआ था।
वो ना पाए रفتन न जाए मानदन ऐसी सूरत-हाल से दो चार थे। कबल इसके कि वो मक्कार किसी लंगड़ी वजाहत का सहारा लेते, मैंने गरजदार आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग? थानेदार साहब, क्या ये वही मियाँ बीवी हैं जिन्होंने आपको बताया था कि मैं इनका मज़ारे हूँ? बाबा हयाता ने मुझसे पूछा। मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत मोहतरम और पाकीज़ा होता है बाबा। मैंने इन दोनों को नफरत अंगेज नज़र से घूरते हुए जहरखंद लहजे में कहा, ये कमीने इस रिश्ते के काबिल नहीं हैं। फिर मैं दोबारा दाऊद और छीमा की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम क्या मुंह में घुनघुनियाँ डाले बैठे हो? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे बताओ, तुम आखिर हो कौन और मेरे साथ ये ड्रामा रचाने का तुम्हारा मकसद क्या है? मैं इनकी जबान से किसी भी लूले लंगड़े जवाब की तवक्को कर रहा था। जवाब तो उन्होंने दिया, मगर मुंह के बजाय पाँव से। वो एक झटके से उठे और आने वाहिद में उन्होंने दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी। मेरे कमरे के दरवाजे पर कांस्टेबल मुस्तैद खड़ा था। मैंने आवाज़ बुलंद कहा, एहसानुल्लाह, इन्हें रोको, ये भागने न पाएं। इसके साथ ही मैंने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया और बिजली ऐसी सूरत से उनके ताकुब में लपका। एहसानुल्लाह मुस्तैद तो था, मगर दाऊद जैसा चीता चालबाज नहीं। दाऊद ने बड़ी महारत से इसे जोर का धक्का दिया और बरामदे की सिमत दौड़ता चला गया। छीमा भी उसके हमरा थी। वो दोनों अपनी चारपाइयों के पास पहुंचे और इसके नीचे अपना अटैची केस तलाश करने लगे। इस तलाश में इन्हें सख्त मायूसी हुई, क्योंकि मैंने इनके बक्से को वहां से उठवाकर कहीं और पहुंचवा दिया था। एक बात अच्छी तरह मेरी समझ में आ गई कि वो अटैची केस इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। तुम जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास महफूज रखी है। मैंने इन्हें रिवॉल्वर के निशाने पर रखते हुए करख्त लहजे में कहा, तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका। शराफत से गिरफ्तारी दे दो। तुम दोनों दाऊद और छीमा तो हरगिज़ नहीं हो सकते। तुम जो कोई भी हो, मैं अगले 1 घंटे में तुम्हारी असलियत जान लूँगा। वो मेरे अंदाजे से कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी निकले। गिरफ्तारी देने के बजाय उन्होंने फरार होने की कोशिश की। मुझे मजबूरन इनकी टांगों पर फायरिंग करना पड़ी। मेरा निशाना खता नहीं किया। वो बरामदे से निकल ही रहे थे कि मेरी चलाई हुई गोलियों ने इन्हें चीखते हुए औंधे मुंह जमीन पर गिरा दिया। इसी वक्त हवलदार जुम्मन शाह कांस्टेबल खादिम हुसैन के साथ वापस आ गया। हवलदार की कहानी सुनने का वक्त था और नाहिमों का। मैंने चमन शाह और दीगर कांस्टेबल्स की मदद से दोनों जख्मी भगोड़ों को गिरफ्तार करके हवालात में पहुंचा दिया। इनके बराबर में दूसरे कमरे में खतरनाक डाकू काना जुम्मा बंद था। दाऊद और छीमा के नाम से जिन फर्जी मियाँ बीवी ने मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर थाने में रात गुजारने की सहूलत हासिल कर ली थी, वो दर हकीकत काना जुम्मा ही के गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे और इस ड्रामे के तवस्सुत से वो अपने सरदार को हवालात से फरार कराने की नीयत से थाने में रुके थे। इनके बक्से की तलाशी खासी सनसनीखेज और सूदमंद साबित हुई। इस अटैची केस के अंदर 3 रिवॉल्वर, 4 खंजर और आतिशजनी का तमाम सामान, पेट्रोल और माचिस वगैरह सब मौजूद था। वो इस सुनहरी मौके की तलाश में थे जब थाने का अमला सो जाए और उन्हें कोई भरपूर कार्रवाई करने के लिए रास्ता साफ मिले। इनकी बदकिस्मती कि इस रात मेरे थाने के अमले ने गोया खुद पर नींद हराम कर ली थी। इन नकली मियाँ बीवी ने मज़ारे बाबा हयाता का नाम तो सुन रखा था, लेकिन इसकी सूरत से वाकिफ नहीं थे। शायद इसीलिए कुदरत ने मेरे जहन में यह सोच डाली थी कि मौजा कोट गाजी कलां से बाबा हयाता को थाने बुलाना चाहिए। काना जुम्मा के गिरोह के लोगों ने अपने गुरु को मेरे थाने की हवालात से फरार कराने का जो नापाक मंसूबा बनाया था, वो रब के फजल से कामयाब नहीं हो सका था। आइंदा 1 हफ्ते में मैंने इस गिरोह के बाकी ईमानदार अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें राजू और माखा भी शामिल थे। इन तमाम कानून शिकन अनासिर को मैंने करारे वाकई सज़ा दिलवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था और मुझे इस काम में 100% कामयाबी भी हासिल हुई थी। लेकिन इस मामले के निमट जाने के बाद भी कई दिन तक चमन शाह उदास रहा। क्या बात है शाहजी? एक रोज़ मैंने इससे पूछ ही लिया। लगता है कि आपको काना जुम्मा और उसके बंदों के इबरतनाक अंजाम से खुशी नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है मलिक साहब, वो बुझे हुए लहजे में बोला। मैं पूछे बिना ना रह सका, फिर कैसी बात है? इन मरदूद डाकुओं के अंजाम से तो मैं बहुत खुश हूँ मलिक साहब, वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला। लेकिन मेरा आइडिया बीच में ही रह गया। आप पिसी हुई मिर्चों वाले आइडिया की बात कर रहे हैं शाहजी? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। उसने असबात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। शाहजी, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं, मैंने तशफ़ी भरे लहजे में कहा।
یہ دنیا عبرت سرائے دہر ہے اور یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک قانون شکن پیدا ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے آئیڈیا کو آزمانے کا موقع بھی نکل آئے گا۔ جواب میں چمن شاہ کے ہونٹوں پر توانا اور معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی اور میں سمجھ گیا کہ اس کا موڈ بحال ہو چکا ہے۔